अच्छा, सबसे पहले पता ही है कल 2 मिनट तो डेटा का क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रीट का क्या कर रहा हूँ। डेटा की मैं कोशिश कर रहा था कि ये कुछ इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह करूँ, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करूँ। प्रॉबली लेट नाइट आ जाएगी इसकी भी वीडियो, लेकिन चांसेस इतने भी नहीं है, पता नहीं, कोशिश तो करूँगा। खैर, ये डेटा की बता दी मैंने, ठीक है, यही है। उसके अलावा डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का सिलेबस हमें सर ने बताया है कि प्रूफ्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है, लेकिन सारा जो कराया वो नहीं है। मतलब प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन इंक्लूडेड है, लेटेस्ट चीज़। उसके अलावा प्रूफ बाय एग्जॉस्शन वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो नहीं इंक्लूडेड। तो जो मैं कवर करने वाला हूँ, खाली वही चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको बताइए प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, कि खाली ट्रू होती हैं और खाली फॉल्स होती हैं, इन दोनों के दरमियान में कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी ट्रूथ वैल्यू। ठीक ठीक है। प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स का भी पता है, इन ऑपरेटर्स का भी आपको पता है। तो असल जो बात है वो इसकी है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के। तो पी एम्प्लाइज क्यू जब लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कि इफ़ पी इज़ ट्रू क्यू मस्ट बी ट्रू। ठीक है, मतलब पी का ट्रू होना एक सफिशिएंट कंडीशन है क्यू के ट्रू होने के लिए। सफिशिएंट का मतलब होता है, मतलब बहुत है, मतलब रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ठीक है, तो अगर पी ट्रू है तो क्यू के ट्रू होने की यही रिक्वायरमेंट है। सही है। उसके अलावा कहा जाता है ना कि अगर पी ट्रू है तो लाजमी है कि क्यू ट्रू होगा। तो इस तरह से हम इसको नेसेसरी कंडीशन भी कहते हैं। और इसको इस तरह से भी समझा जाता है कि पी के ट्रू होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि क्यू ट्रू हो। ठीक है, मतलब पी ट्रू नहीं हो सकता अगर क्यू ट्रू नहीं है। तो ये इसको समझने के दो तरीके हैं। एक ये कि पी एक सफिशिएंट कंडीशन है क्यू के ट्रू होने के लिए, और ये कि क्यू एक नेसेसरी कंडीशन है पी के ट्रू होने के लिए। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनके दूसरे नाम भी हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंस, कंक्लूजन, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसके प्रेमिस और हाइपोथेसिस भी नाम होते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यही हैं, सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन। और आपको पता है ये ट्रूथ वैल्यू इसकी तब होती है अगर, अच्छा देखो ना, अगर मैं कहता हूँ पी अगर ये है तो फिर ये होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फॉल्स तब होएगा अगर जो मैं कह रहा हूँ वो कंडीशन पूरी हो रही है लेकिन दूसरी बात नहीं हो रही। तो ये इसी के इसलिए ये सेकंड वाली रो बस ही रिप्रेजेंट करती है। बकाया सारे केसेस में ये ट्रू है। मतलब अगर कंडीशन पूरी ही नहीं हुई और फिर जो मर्ज़ी होता रहे, कोई हम हमारी बात की डोमेन से बाहर निकल गए, हमने तो यही बात कही थी ना कि अगर पी ट्रू होगा तो ऐसा होएगा। हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की कि अगर पी फॉल्स होएगा तो क्यू की वैल्यू क्या होएगी। तो जब पी फॉल्स होता है तो हमेशा इस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू आता है। ठीक है, तो उसके अलावा अब कुछ छोटे मोटे मजाक हैं ये। आइडेंटिफाई सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशंस, मतलब अगर आपको कहा जाए कि पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में लिखो किसी सेंटेंस को, आपको जैसे पहली एग्जांपल है, यू गेट अ हाई जीपीए ओनली इफ़ यू स्टे एट द कैफ़े टिल 8 PM एवरी टाइम। तो इसके अंदर आप बताओ सफिशिएंट कौन सी और नेसेसरी कौन सी है। अगर हम इसको पी कह देते हैं तो जीपीए वाली बात को, और 8 PM को क्यू कह देते हैं, तो ये पी इम्प्लाइज क्यू है, क्यू इम्प्लाइज पी है, क्या चीज़ है। तो इसको देखा जाए तो यही है ना कि यू गेट अ हाई जी पी ए ओनली इफ़ यू स्टे एट द कैफ़े टिल 8 PM एवरी डे। तो मतलब हाई जी पी ए के लिए नेसेसरी कंडीशन है, ओनली इफ़ का है ना, तो नेसेसरी कंडीशन है, मतलब ज़रूरी है। अगर जी पी ए हाई है ना तो ज़रूरी है कि आप 8 PM तक रहते हो। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन फिर 8 PM पे तक रहना है। ठीक है, और पहली चीज़ सफिशिएंट कंडीशन है। तो इसको अगर हम देखें तो वही बात। ठीक है, अब नीचे वाले जैसे यू विल नॉट फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डीसी इफ़ यू आर द हेड ऑफ द क्रिएटिव सोसाइटी। ठीक है, तो इफ़ देन ये बड़ी सिंपल सी फॉर्म है, मतलब सॉरी उल्टा है, बस ये देन इफ़ है, खैर बी इफ़ ए है। खैर, यू विल नॉट फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डीसी इफ़ यू आर हेड ऑफ द क्रिएटिव सोसाइटी। इसके अंदर हेड ऑफ द क्रिएटिव सोसाइटी होना बहुत है, सफिशेंट है। ठीक है, अगर आप हेड ऑफ क्रिएटिव सोसाइटी तो बहुत है, आपको नहीं कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे इस एग्जांपल के अंदर। तो इसलिए वो सफिशेंट कंडीशन और दूसरी चीज़ नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, उसके अलावा अब रिलेटेड कंडीशनल्स का टॉपिक आ जाता है। पी इम्प्लाइज क्यू एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब इसी से डिराइव होती हैं कुछ और कंडीशनल स्टेटमेंट जिनको इसके रिलेटेड कंडीशनल्स कहा जाता है। ठीक है, उसके अंदर ये तीन आ जाते हैं, कॉन्वर्स, कन्वर्स वैसे होता है, जूते की बात नहीं कर रहे, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव एक्चुअली कन्वर्स और इन्वर्स दोनों लगे होना तो होता है।
बेसिकली एक कन्वर्स का इन्वर्स जो होता है ना वो कॉन्ट्रापोजिटिव होता है, जो इन्वर्स का कन्वर्स होता है वो भी कॉन्ट्रापोजिटिव होता है। खैर, तो इस तरह से ये है। अब आपको पता है कन्वर्स के अंदर ये है कि नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट बन जाती है एंड वाइस वर्सा, और इन्वर्स के अंदर दोनों जगह नॉट आ जाता है, और कॉन्ट्रापोजिटिव के अंदर वही जैसे पहले बताया दोनों हो जाता है। तो इनकी अगर ट्रूथ वैल्यू निकालनी होती है, ट्रूथ टेबल पूरा बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। आप यहाँ पे अगर गौर करो तो डिफरेंस जो आ रहा है ना वो खाली दरमियान में ही आ रहा है, और ये देख सकते हैं हम कि जो इन्वर्स है और कन्वर्स और जो कॉन्वर्स है वो दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब उन दोनों की वही ट्रूथ वैल्यूज़ हैं तो उन केसेस के लिए, सारे केसेस के लिए, तो ये इक्विवेलेंट है। इसी तरह से कॉन्ट्रापोजिटिव जो बेस कंडीशनल है हमारा वो भी इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है, ये क्यू इम्प्लाइज पी वगैरह आपको समझ ही आ जाएगी आप ट्रूथ टेबल बनाओगे तो, मैंने समझा दिया वैसे क्या पीछे होता है इम्प्लीकेशन का। खैर, अब आपको अगर कभी इंग्लिश में ही आ जाते होते हैं कभी कभी सवाल कि आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, आपने उसके कन्वर्स और इन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना, तो अगर ये स्टेटमेंट है इफ़ यू वॉच अ these वीडियोज़ यू विल पास, ठीक है, एक बेसिक सी कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब इसी का अगर मैं कन्वर्स बनाना होगा ना तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं बीच में ओनली लगा देता हूँ, ठीक है। तो पहले ये था कि एक सेकंड पीस बाय पीस करता हूँ, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले इफ़ यू वॉच अबीज़ वीडियोज़ यू विल पास, तो ये सफिशिएंट कंडीशन है पास होने के लिए, ठीक है। तो ये पी इम्प्लाइज क्यू इस तरह से, ठीक है, अगर वो क्यू है। और यहाँ पे इफ़ यू वॉच अबीज़ वीडियोज़ ओनली देन यू विल यू पास, ठीक है। तो अब पास होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है वीडियोस देखना। अब ये मीनिंग डिफरेंट हो गया इसका, है ना। पहले ये था कि आप पास हो सकते हो वीडियो देखे बिना, लेकिन इस वाले के अंदर है कि आप वीडियो अगर नहीं देखे ना तो पास ही नहीं हो सकता। तो इसके अंदर अब उल्टा हो गया, तो ये अब क्यू इन्वर्स पे है, ठीक है। तो ओनली देन के बारे में बस ये बात थी, वरना आप कहोगे यार मैं सीधा सीधा बस उल्टा क्यों ना कर दूं कि इफ़ यू पास देन यू वॉच दीज वीडियोस, तो वो भी वैलिड है, ये वाला भी वैलिड है। लेकिन मकसद ये था कि ओनली देन वाली चीज़ समझो, ठीक है। तो आप जब नॉर्मल इस तरह से होता है, आप देखो सफिशिएंट कंडीशन कौन सी, जब ओनली देन लगे तो आपने देखने के नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, ठीक है। अब इन्वर्स की बात आ जाती है, वो भी बड़ी सिंपल सी बात है, बस दोनों जगह नॉट लगा दिया हमारी बेस कंडीशनल के ऊपर, और कॉन्ट्रापोजिटिव दोनों मिक्स हो गए, तो इसके अंदर कोई खास और बात है करने वाली नहीं, बस ओनली देन एक चीज़ थी देखने वाले। अब वही बात, इंग्लिश कंडीशनल्स को लॉजिकल नोटेशन में भी ट्रांसलेशन के सवाल आ जाते हैं, तो ये कुछ कॉमन फ्रेजेस हैं और ये उनके कोरस्पॉन्डिंग लॉजिकल नोटेशन है। तो अगर लिखा हुआ है इफ़ ए देन बी, तो ए इम्प्लाइज बी, इससे लाइक यही है कि मतलब ए ट्रू है तो लाजमी है बी ट्रू होगा, तो यही इम्प्लीकेशन होती है ना। इसी तरह से ये वही चीज़ है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दी सेंटेंस का। ए इफ़ बी, तो इसके अंदर बस वो देन वाला लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन असल में यही बात हो रही है कि अगर बी ट्रू है तो ए होगा, ठीक है। तो ए इफ़ बी, तो बी एक सफिशिएंट कंडीशन है ए की ट्रू होने के लिए। इसी तरह से आगे जाएं तो इफ़ ए ओनली देन बी, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। ओनली देन बी का मतलब है कि लाइक बी जो है सॉरी ए जो है वो एक नेसेसरी कंडीशन है बी के ट्रू होने के लिए, और वो ए ओनली इफ़ बी के अंदर भी हम यही देख सकते हैं। वरना आपने रट्टा लगाना तो आप इस तरह से भी देख सकते हो, ये बस ये चीट शीट याद कर लो अगर आपको समझ नहीं आए तो। खैर, ए अनलेस बी का मतलब है ए ट्रू है सिवाय अगर बी ट्रू नहीं है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि ए अनलेस बी जब हम कहते हैं ना, तो ये हम कह रहे हैं कि ए के ट्रू होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन ये है कि बी ट्रू नहीं है। तो ए अनलेस बी का मतलब है ए इफ़ नॉट बी, ठीक है। तो ये हमने बस वही चीज़ लिखती है। आगे ए इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो वो बाय कंडीशनल होता है या बाय इम्प्लीकेशन। तो बाय इम्प्लीकेशन आपको पता है ये बेसिकली कहा जाता है कि पी और क्यू आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो कुछ भी ख़ास नहीं है, बस यही है। आगे अब कुछ एग्जांपल्स हैं। ये सवाल आया हुआ है जी, राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म, और एक आगे सेंटेंस लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा है, आई विल स्टडी ओनली इफ़ यू टीच। तो ओनली इफ़ के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। मतलब स्टडी करने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो पी अगर स्टडी है और वो क्यू है तो फिर पी इम्प्लाइज क्यू है, ठीक है। इसी तरह से एक और सवाल है सी, इट इज़ हॉट और एल्स इट इज़ बोथ कोल्ड एंड क्लाउडी। अब जब एक आम बंदा ये सवाल देखते हैं वो कहता है ओ इट इज़ हॉट और इट इज़ कोल्ड एंड क्लाउडी, ठीक है, तो ये जोर लग गया और साथ वहाँ पे आगे एंड लग गया,
ठीक है। अब पहले तो यही है ना कि पहली बात, ये 3 डिफरेंट क्लेम्स हैं, इन तीनों को आप डिफरेंट नाम दोगे। इट इज़ हॉट को पी कह दिया, इट इज़ कोल्ड को क्यू कह दिया, इट इज़ क्लाउडी को आर कह दिया। तो ये बन जाएगा जी पीज और क्यू एंड आर। लेकिन और एल्स कहा हुआ है, तो आपको पता है और एल्स का मतलब ये नहीं होता कि बस जॉर है या और है। और एल्स का एक स्पेसिफिक मतलब होता है कि ए ट्रू है, और अगर ए ट्रू नहीं है तो बी ट्रू है, ठीक है। तो आप अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाना तो ये राइट साइड पे देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है। वही क्लेम ना कि ए और एल्स पी। तो ये जो ट्रूथ टेबल है ये एक्चुअली और का ट्रूथ टेबल ही बन रहा है। मीनिंग हमने जब लाइक अनपैक किया तो पता चला कि ए और बी ही है ये, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारी ये बनती है, चलो ठीक है, पी और क्यू एंड आर हो गया। लेकिन फिर वही बात आती है कि एक वक्त में हॉट और कोल्ड तो हो ही नहीं सकता, तो ये कैसे हो सकता है, राइट? लाइक तो इसके बारे में क्या बात है कि जोर लगेगा या और लगेगा। तो सबसे पहली बात, आप जब भी कहीं जोर का सोच रहे हो ना, आप अगर खाली और लगा दोगे आपको हमेशा मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे जोर वहाँ पे आना हो या ना आना हो, ठीक है। क्योंकि हम जोर बेसिकली तब लगाते हैं जब इम्पॉसिबल होए किसी चीज़ का एक साथ होना, मतलब हॉट और कोल्ड होना, या रूम 1 और रूम 2 के अंदर होना, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी आ रही है कि आप एक वक्त में एक चीज़ ही कर सकते हो। तो लेकिन वो इम्पॉसिबल है, वो केस आएगा ही नहीं कभी, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक वो कॉम्बिनेशन ऑफ पी और क्यू की वैल्यूज़ कभी भी आएगा ही नहीं। तो इसीलिए आप अगर खाली और भी लगा दोगे ना, आपको हमेशा मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन हमारे जो टीचर हैं सर ताहिर एजाज, वो कहते हैं कि अगर जोर यूज़ करोगे आपको बोनस मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो वैसे भी ब्रीफली बता ही देता हूँ, छोटी सी बात ही है। जनरल रूल ये है कि इधर ए और बी जब आएगा ना तो जोर होएगा, और जब ए और बी आएगा तो नॉर्मल और होएगा। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता, और काफ़ी बार कंटेक्चुअल क्लूज़ को हमें देखना पड़ता है, एम्बिग्यूअस होते हैं दोनों ही। ही इज़ आइदर इन द कैफ़े और द लाइब्रेरी, ये बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आइदर ना भी लगाता ना तो भी ये जोर ही होता, क्योंकि एक वक्त में बंदा इन दोनों में से एक ही जगह पे हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से ये नीचे वाला है, यहाँ पे मैं लाइक जब हम इनफॉर्मली बात कर रहे होते हैं ना, तो काफ़ी बार हम आइदर और को मिसयूज़ करते हैं, ठीक है, बस एम्फेसिस के लिए कि चॉइस है एक, इन दोनों में से कोई भी अगर होगा तो भी, ठीक है। तो द पीपल दैट अटेंड दोज इवेंट्स आर आइदर रिच और फेमस, जैसे ये सेंटेंस है। अब ये नहीं है कि जिन इवेंट्स की बात हो रही है, ये हमें कंटेक्चुअल क्लूज से पता चल जाता है कि ऐसा नहीं होएगा कि अगर आप दोनों आपको निकाल देंगे, है ना, जाहिर सी बात है। तो इसलिए हम यहाँ पे और लगाते हैं, तो थोड़ा सा कंटेक्चुअल होता है, हमेशा यही नहीं होता सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखना हो। इसी तरह से एक और एग्जांपल है ए और बी, वैसे जनरली तो यही है ना कि मतलब अगर ये भी कहा टी और कॉफ़ी, तो आप पी और क्यू लगाओगे कि बंदा दोनों भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चलता है कि यहाँ पे जोर लगेगा, तो यहाँ पे इट इज़ मी, इट्स आइदर मी और द जॉब, या इट्स मी और द जॉब, जैसे ये सेंटेंस है काफ़ी कॉमन। कोई अल्टीमेटम प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, और आपको मतलब लाइक उस लाइक कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है, ठीक है। तो आपने इतना फोकस नहीं करना सेंटेंस स्ट्रक्चर पे जितना आपने कॉन्टेक्स्ट के ऊपर करना है, जो आपको कंटेक्चुअल क्लूज मिल रहे हैं उससे, ठीक है। तो उसकी बेसिस के ऊपर आपने और जोर लगाना। लेकिन वही बात, इतनी सर खपाने वाली बात नहीं, आप सीधा और भी लगाओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, इतनी कोई बात नहीं है। खैर आगे एक और सवाल है, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। The presence of cycle in a multi-instance resource allocation graph is a necessary but not sufficient condition for deadlock. तो पहले बंदा ये सेंटेंस सुनता है और कहता है यार क्या बकवास की है, समझ ही कुछ नहीं आ रही। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये असल में जो ये अगर हम इस पूरे फ्रेज़ को, द प्रेजेंस ऑफ साइकिल इन अ मल्टी इंस्टेंस ग्राफ, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, इसको मैं पी कह दूँ, ठीक है। तो हमने लिखा हुआ है पी इज़ unnecessary but sufficient but not sufficient, ठीक है। और आगे वो डेडलॉक की जगह मैं क्यों कह दूँ। अच्छा बाइक वाले निकल गया, मैं पढ़ा सकता हूँ जी पागल। अच्छा खैर इतने लंबे लंबे फ्रेजेस की जगह हम इनको ना इनके कोरिस्पॉन्डिंग प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स के साथ कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा P इज़ अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, ठीक है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर है तो क्या करना है। तो पहले आपको हम इसको ना दो हिस्सों में बांट लेते हैं। P इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर Q एंड P इज़ नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर मैंने ये कहना हो पी इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर क्यू, तो वो ये होगा, राइट, क्यू इम्प्लाइज पी। और इसी तरह अगर मैंने कहना हो पी इज़ अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू, तो इसका मतलब होता है पी इम्प्लाइज क्यू। और जब मैं नॉट लगा के उसको एंड करता हूँ तो वो ये यूँ बन जाएगा, ज़ाहिर बात है, ठीक है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो नॉट पी इम्प्लाइज क्यू बन जाता है। लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। आप अगर इसके नीचे खाली ये ऊपर वाला ये भी लिख दोगे ना कि क्यू इम्प्लाइज पी एंड नॉट पी इम्प्लाइज क्यू, तो ये भी वैलिड है, ठीक है। लेकिन हाँ, बस ये बट का मतलब एंड ही होता है, ठीक है, बस कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। बस आपको भाई आप इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हो, आपको समझ आती है कि ओ अच्छा इसका ये मतलब है। और इसी तरह से सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी भी हो सकता है अगर हम इसको फ्लिप कर दें, है ना। तो बस ये हो जाएगा कि नॉट दूसरे वाले के साथ लग जाएगा और सिंप्लीफिकेशन में आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन वही फंडामेंटल बात वही है। अब एक और चीज़ है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। जब नेसेसरी एंड सफिशिएंट होएगा ना, तो इसका मतलब है कि बाय इम्प्लीकेशन की बात हो रही है। और इसके अंदर मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि आप ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही लिखो। पिछले वाला में बेशक ना लिखो, इस वाले में कम से कम ये वाली लिखो, क्योंकि ये काफ़ी अंडरस्टूड सी बात है कि अगर दोनों साइडों पे इम्प्लीकेशन जा रही तो ये बाय इम्प्लीकेशन है। ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। कोई हमें एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करनी पड़ी, लाइक बूलियन अलजेब्रा के लॉज नहीं इस्तेमाल करने पड़े, बिल्कुल उसकी डेफिनेशन बस अप्लाई किए। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस वाले के अंदर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही लिखो। खैर, अब कुछ लॉज वगैरह की बात कर लेते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता ही है, कंजंक्शन में होती है, डिसजंक्शन में होती है, लेकिन इम्प्लीकेशन में नहीं होते। इन्वर्स एक बेस कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्वर्स के बराबर नहीं होते। ये हमने ट्रूथ टेबल में भी देखा था पीछे यहाँ पर कि ये दरमियान वाले केसेस डिफ़र करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसी तरह से कहाँ गया, हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, कि लाइक अगर एंड कंजंक्शन के लिहाज से भी है और डिसजंक्शन के लिहाज से भी है, तो कोई ख़ास बात नहीं। और वही बात इम्प्लीकेशन के अंदर नहीं आती ये बात। उसके अलावा ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी ये कहता है कि अगर डिसजंक्शन के अंदर एक चीज़ फॉल्स है तो दूसरी चीज़ ही आंसर होएगी, और कंजंक्शन के अंदर अगर एक चीज़ ट्रू है तो दूसरी चीज़ ही आंसर होएगी। तो ये आइडेंटिटी है, कंजंक्टिव आइडेंटिटी और डिसजंक्टिव आइडेंटिटी इस तरह से कहते हैं थिंक। खैर, लॉ ऑफ डोमिनेशन भी एक चीज़ है, वो ये है कि अगर और के अंदर अगर एक चीज़ ट्रू हो जाए, आपको आगे नहीं देखना पड़ता, आपको पता है पूरा एक्सप्रेशन ट्रू है। और अगर एंड के अंदर अगर एक भी चीज़ और नॉट हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स होता है। तो आपको वो देखने की जरूरत नहीं, वो डोमिनेट कर जाता है बकाया सारी चीज़ों पर, इसलिए इसको लॉ ऑफ डोमिनेशन कहते हैं। आगे डी मॉर्गन्स लॉ है, वो भी आपको पता है, वही है एंड और नॉट वाला, कि अगर हम एक और वाले एक्सप्रेशन के बाहर नॉट लगा दें, ये एक्चुअली बराबर होता है नॉट पी एंड नॉट क्यू के। और इसी तरह से अगर मैं पी एंड क्यू होल नॉट कहता हूँ, इसका मतलब है नॉट पी और नॉट क्यू। तो ये वही पुराने लॉज चलते आ रहे हैं जो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, इसके अंदर बस एक चीज़ देखने वाली है। एक तो वही बात ना जो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि पी एंड क्यू और जो मैथ के अंदर भी अप्लाई होता है, एक तो वो है। लेकिन जो दूसरे जो असल में नई चीज़ है इसके अंदर, वो ये है पी और ब्रैकेट्स क्यू एंड आर को भी हम पी और क्यू एंड पी एंड आर पी और आर लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये बस एक देखने वाली चीज़ है कि ये चीज़ मैथ में नहीं होती, ये यहाँ पे ही होती है खाली। तो ये बस एक देखने वाली चीज़ है इसमें कि अगर सिंबल्स उल्टे भी हो जाए ना, तब भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चल जाता है। उसके बाद आती है बात कन्वर्जन्स की। तो पी इम्प्लाइज क्यू के लिए ना हमारे पास इतने ज़्यादा लॉज नहीं हैं यहाँ पे, तो फिर भी हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है वगैरह, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। लेकिन हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू ना वो कम्यूट करता है ना वो एसोसिएट करता है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है उसके साथ काम करना। तो इसीलिए हम इसको ना आमतौर पे बेसिक AOI लॉजिक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये नॉट एंड और की फॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखें तो वो आपको देख के पता चल रहा है कि बस एक केस है जिसमें फॉल्स से बकाया सब में ट्रू है। तो मैं वो वाली मिनटर्म जो है पी एंड नॉट क्यू, उसका होल नॉट ले लूँ तो मुझे पूरा मिल जाएगा। और अगर इसी के ऊपर मैं डी मॉर्गन्स अप्लाई करूँगा तो मुझे नॉट पी और क्यू मिल जाता है। तो ये दोनों वैलिड कन्वर्जन्स हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो आपको जो आसान लगे आप वो याद कर लो। कभी कभी दोनों में से कोई एक लगेगा सवाल के लिहाज से, जो सिंप्लीफिकेशन वाले भी आगे करने वाले हैं। तो हाँ, अब वही उससे पहले एक छोटी सी बात रह गई कि ये 3 कैटेगरीज होती हैं बूलियन एक्सप्रेशंस की। एक होती है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमेशा ट्रू हो। वो मतलब पी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही, क्यू की वैल्यू पे नहीं डिपेंड करी, वो हमेशा ही ट्रू होगी। इसकी सबसे आसान एग्जांपल है पी और नॉट पी,
ठीक है, ऑब्वियसली यार इनमें से कोई एक चीज़ तो होएगी। तो ये टोटोलॉजी है। इसी तरह कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। अगर मैं कहूँ पी एंड नॉट पी दोनों हों, तो लाइक ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि ये दोनों क्वालिटीज़ हों कि है भी और नहीं भी है। तो ये एक इसको absurdity भी कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी कहते हैं। ये ऐसा क्लेम है जो हमेशा फॉल्स है। और आखिरी बात आ जाती है कंटिंजेंसी की, जिसके अंदर पी और क्यू वगैरह की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है आपका आंसर। तो वो ना हमेशा ट्रू है ना हमेशा फॉल्स है, वो बस दरमियानी चीज़ है। जैसे कि पी इम्प्लाइज क्यू है, वो एक कंटिंजेंसी है, क्योंकि उसके अंदर हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, वो पता चलता है। पी और क्यू जो है वो एक कंटिंजेंसी है, वो पी और क्यू की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। अब ये आते हैं किस तरह सवाल हैं, इस तरह से आते हैं कि आपको कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, ये तो मैंने बड़ी आसान सी एग्जांपल डाली है, लेकिन कोई इस तरह से एक्सप्रेशन दिया होगा, आपने लॉज अप्लाई करने होंगे और आपने बताना होगा कि टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटिजेंसी है। तो ये बस आपको अगर पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी मिल गया, ठीक है, तो आप इसको वही बात इम्प्लिकेशन को थोड़ा आसान कर लेते हो अपने लिए, क्योंकि इसके लॉस कम होते हैं। तो आप ये मैंने वो एंड वाली फॉर्म में लिख दी है, आप इसको वो और वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक ही चीज़ है, ये दोनों आप सीधा ये वाला स्टेप भी कर सकते हो, ठीक है। तो नॉट पी और नॉट क्यू बन जाता है ये, ठीक है, और बाहर और पी था। तो अब आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओ, फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, ये शफल हो गया आपस में, और अब ये बन गया नॉट पी और पी, और ये एक फंडामेंटल टोटोलॉजी बन जाती है। इससे ज़्यादा बेसिक टोटोलॉजी की एग्जांपल नहीं है हमारे पास। तो ये हमेशा ट्रू होता है। तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, इसके अंदर हम कोई लॉ वगैरह का नाम नहीं लिखेंगे। खैर, और आपको पता है फिर आगे बस लॉ ऑफ डोमिनेशन अप्लाई होकर पता चल गया हमेशा ट्रू है। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही आसान है, इतने भी आसान नहीं आते हमेशा। बस मकसद ये आपको ये लॉज आते हों, जैसे डीएलडी में करते थे नहीं, उसी तरह की सिंप्लीफिकेशन है। अगला टॉपिक आ जाता है प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स का। अब प्रेडिकेट्स आपको पता ही है क्या होते हैं, प्रोपोजिशनल फंक्शंस होते हैं, इसको कहा भी जाता है कभी कभी ये। मतलब अच्छा, सबसे पहली बात, लेकिन अगर आपने एक ही किस्म का क्लेम बहुत ज़्यादा लोगों के लिए रिपीट करना है, ठीक है, कि अगर आपने कहना है अली इज़ ब्ला ब्ला ब्ला, और अहमद भी वही है, अहमद भी, इस तरह से आपने कोई 6 लोगों के लिए ये अलग वेरिएबल बनाने की जगह ना आप एक प्रेडिकेट डिफ़ाइन कर लेते हो, और उसकी आपको डोमेन बनानी पड़ती है, और वो आपको खुद बतानी पड़ती है। जब आप प्रेडिकेट डिफ़ाइन कर रहे होगे आपको बताना पड़ता है कि मेरी डोमेन ये है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे एक्स इज अ प्रेडिकेट, इसकी डोमेन के अंदर ये कॉमेंटर है, ठीक है। तो इसी तरह से एक्स वाई भी होता है, और आपको जितने ज़्यादा आप प्रेडिकेट के लिए पैरामीटर्स डालोगे ना, उतनी बार आपको वो साथ उनकी डोमेन्स भी डिफाइन करनी पड़ेंगे। मतलब अगर ये क्लेम है पी एक्स वाई, मतलब लिखा हुआ है एक्स लाइक्स वाई, ठीक है, ये क्लेम है, ये प्रेडिकेट है। तो अब आपको बताना पड़ेगा एक्स और वाई की रेंजेस क्या हैं। तो एक्स कह लो ऑल पीपल, कह लो ऑल ह्यूमंस, ठीक है, और वाई को कह लो ऑल गेम्स, ठीक है। तो अब वो अब क्लेम हमारा काफ़ी क्लियर है कि इस चीज़ के बारे में हो रहा है कि एक्स पर्सन लाइक्स वाई गेम, ठीक है। तो इस तरह से बस आपको आपका अपनी फंक्शन की बाउंड्रीज भी आप डिफाइन कर दो कि ये चीज़ें लीगल है डालना, ये चीज़ें इलीगल है, ठीक है। इसके ऊपर आंसर मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। खैर, तो ये बस ज़्यादा से वो प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स बनाने की जगह ये आसान रहता है। मतलब अगर आपने पूरी क्लास के लिए कोई बात करनी हो कि स्टूडेंट 1 हैज़ रेड द बुक, स्टूडेंट 2 हैज़ रेड द बुक, इसके लिए मुझे कोई 50 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, जबकि मैं ये सारा कुछ एक प्रेडिकेट के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आगे बात आती है क्वांटिफायर्स की। राइट को इग्नोर करो फिलहाल। ये लिखा हुआ है, आपको पता ही है यार, एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और अब जो बात करने वाली है इसके अंदर, बात यह है कि कुछ लोग ना कंफ्यूज कर देते हैं। अगर हमारे पास एक प्रेडिकेट है ना पी ऑफ एक्स, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज ब्लू, ठीक है, और मैं अब मुझे एक्स की डोमेन बतानी पड़ेगी, है ना। मैं एक्स की डोमेन बता देता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट, मैं बता दे। अब जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ना प्रेडिकेट को, ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा ये लिखूँ फॉर ऑल एक्स पी एक्स, ठीक है। कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला जो एक्स है ना, वो ये वाला एक्स नहीं है। यहाँ पे आप फॉर ऑल वाई भी लिख सकते हो यूँ, ठीक है, तो भी ये चल जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से समझता हूँ जैसे कि लाइक ये आपकी फंक्शन डेफिनेशन वाला एक्स है, और ये यहाँ पे आप जो फंक्शन कॉल में भेज रहे हो ना, ये वो वाला वेरिएबल है।
तो ये अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, तो इसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना कि यार यहाँ पे वाई क्यों डाल दिए वगैरह, इसकी छोटी मोटी बातें थी, मैंने बस क्लैरिफाई करता हूँ। थ्योरी के बारे में यही बात है, वरना आपको क्वांटिफायर्स के बारे में सारा कुछ पता ही होगा कि फॉर ऑल का मतलब होता है कि ये सारी चीज़ों पे अप्लाई करते हैं इस चीज़ की डोमेन के लिए, और एग्जिस्टेंशियल का मतलब है कम से कम एक के लिए करता है। अब इसकी एक आध एग्जांपल कर लेते हैं किस तरह से सवाल आते हैं। ट्रांसलेशन के सवाल आते हैं, उसके अंदर ये है कि आपको कोई प्रेडिकेट दिया हुआ है कि एक्स हैज़ अ कैट, और डी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स हैज़ अ डॉग, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स हैज़ अ फेरट। अब आपने इन इंग्लिश स्टेटमेंट्स को अगर लॉजिकल नोटेशन में लिखना है, प्रेडिकेट्स को यूज़ करते हुए और क्वांटिफायर्स को यूज़ करते हुए, और आपको क्लेम दिया जाता है सम स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ अ कैट एंड अ फेरट बट नॉट अ डॉग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपनी आसानी के लिए खाली लिख लिए कि ओ और ये इसकी डोमेन है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखे हुए हैं सवाल, सम स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ अ कैट एंड अ फेरट बट नॉट अ डॉग, तो मतलब देयर एग्जिस्ट्स अ स्टूडेंट इन योर क्लास, ठीक है। तो ये एक्स ही हो गया क्योंकि एक्स की डोमेन ही हमने वही बताई हुई है, ठीक है। जिसकी ये सारी क्वालिटीज़ हैं, एक तो उसके पास बिल्ली भी है, उसके पास फेरट भी है, लेकिन कुत्ता नहीं है, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स एंड नॉट डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसी तरह ये बड़ी सिंपल सी बात है, नीचे वाला भी आसान है, वो भी बस उसके अंदर ये है नो स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ अ कैट अ डॉग एंड अ फेरट, ठीक है। तो अब मैं जब इस तरह के क्लेम देखता हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ स्टूडेंट विद दीज क्वालिटीज़, ठीक है। तो मैं बाहर नॉट लगा देता हूँ और बाहर फिर लिख देता हूँ देयर एग्जिस्ट्स, ठीक है। मैं वही बात लिख देता हूँ, उसकी निगेशन लिख देता हूँ। तो मैं जो उन्होंने क्वालिटीज़ डिस्क्राइब की हैं कि ये क्वालिटीज़ किसी में भी नहीं है, मैं कहता हूँ देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट विद दीज क्वालिटीज़ और बाहर नॉट लगा देता हूँ, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि कोई भी स्टूडेंट नहीं एग्जिस्ट करता। अब कुछ लोग ये भी करना पसंद करते हैं कि वो फॉर ऑल एक्स उसके अंदर निगेशन डाल देते हैं, तो वो भी वैलिड है। ये अगर आपका आंसर था तो ये भी वैलिड है। इसी तरह से आखिरी एक और बात है, फॉर ईच ऑफ द थ्री एनिमल्स कैट्स डॉग्स एंड फेरट्स देयर इज़ अ स्टूडेंट इन योर क्लास हु हैज़ दिस एनिमल एज अ पेट। तो इसके अंदर बस थोड़ा डिफरेंट है कि ये अब अलग अलग क्वान्टिफायर्स के अंदर आ गया, ठीक है। और हाँ, ये एक्स मैं इसलिए बार बार रीयूज़ कर सकता हूँ क्योंकि एक्स का लाइफ टाइम ख़त्म हो गया जैसे ही वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की ब्रैकेट्स ख़त्म हुई हैं, ठीक है। तो मुझे इसलिए यहाँ पे वो एक ही नाम वाला मसला नहीं आ रहा, वरना हम करते हैं ना कि लाइक डिफरेंट स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो वो वाला ये अलहदा स्टेटमेंट है, ये समझो एक फंक्शन कॉल है, ये एक अलहदा फंक्शन कॉल है, ये एक अलहदा फंक्शन कॉल है, ठीक है। ये आपको ट्रू ट्रू और या फॉल्स फॉल्स जो मर्जी देते रहेंगे। तो ये इस वाले एक्स का इस वाले एक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब आगे बात आती है डी मॉर्गन्स लॉ की एक और वाले। अब यही है कि जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि मैं देयर एग्जिस्ट के बाहर नॉट लगा रहा था और वो बराबर था फॉर ऑल एक्स नॉट पी ऑफ एक्स का। इसी तरह से मैं कहता हूँ नॉट फॉर ऑल एक्स पी एफ एक्स, और आगे ये जो होगा ना ये भी बराबर होएगा देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये वही बात है, बस इसका ये नाम है, अगर आपने कभी लिखना हो प्रूफ में तो ये इसका नाम है, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ ही कहलाता है। अब आती है बात आगे नेस्टेड क्वांटिफायर्स की, ठीक है। एक एक के साथ बड़ा हो गया, कोई ख़ास बात नहीं थी। अब नेस्टेड के अंदर बात आती है, मल्टीपल आ गए क्वांटिफायर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट एक्स इज़ लेस देन वाई, ठीक है। तो मैंने जब इसको ट्रांसलेट करना होगा ना तो मैं पहले ये लिखूँगा कि जहाँ पे, अच्छा हाँ, सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है एक्स और वाई की जो डोमेन है ना वो रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स के बारे में हो रही बात कि तमाम रियल नंबर्स के लिए ये ट्रू है कि एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो जब मैं इस तरह की चीज़ देखता हूँ तो मैं एक्स और वाई की जगह उसकी डोमेन का नाम लिख देता हूँ, और जो सिंबल्स हैं उसकी जगह उनके कॉरस्पॉन्डिंग इंग्लिश लिख देता हूँ। मतलब यहाँ पे इन्वर्टेड ए है तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर की जगह मैं कह दूँगा फॉर ऑल, और आगे एक्स की जगह उसकी डोमेन लिख दी, फॉर ऑल रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर, वाई की जगह बस वो आ गया। और आगे जो कंडीशन लिखी हुई है दैट इज़ ग्रेटर। अब एक चीज़ यहाँ पे लोग गलत करते होते हैं, वो ना एक्स और वाई सेंटेंस में लिख देते हैं, वो लिखते हैं फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट अ वाई सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। ये तरीका सही नहीं है। आपने जब बात करनी है ना, आपका दूर दूर से इसके साथ ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए एक्स और वाई से, आपने ये कभी भी नहीं यूज़ करना है, आपने उसकी जगह उनके डोमेन्स के नाम लिखना है, ठीक है। उसके अलावा आगे जाके ना जब आप ये लिखते थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फॉर्मल सा बन जाता है सेंटेंस,
तो आप इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि फॉर एवरी रियल नंबर देयर इज़ अ ग्रेटर रियल नंबर। तो ये इसको थोड़ा हम आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमनाइज करते रहते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम एंड पे किसी इस तरह की स्टेटमेंट ले आएँ जिससे देख के पता ही ना चले कि पीछे ये फॉर ऑल एक्स और देयर एग्जिस्ट के सिंबल भी थे। तो अब देखो कितनी जनरल स्टेटमेंट आ गई, रियल नंबर्स गो अप इन्फिनिटली, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं फॉर ऑल या कहीं देयर एग्जिस्ट की टर्म नहीं यूज़ हो रही, तो ये मतलब दूर दूर से उस लॉजिकल नोटेशन जैसा लग ही नहीं रहा। तो इस जो सबसे नीचे वाला है ना, इसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, दरमियान वाले के आपको शायद 1 मार्क कम मिल जाए या 0.5 कम मिल जाए, और ऊपर वाला जो सबसे है उसके आपको लाइक आई गेस एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जितना इसको ह्यूमनाइज कर सकते हो, जितना एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो विदाउट लूजिंग मीनिंग, या फिर विदाउट बिना वजह की अपने से चूसे इंसर्ट करना, वो एक चीज़ कम्युनिकेट करनी है, लेकिन आपने एक इस तरीके से करनी है कि फॉर ऑल वगैरह वाली टर्म्स ना यूज़ हो, ठीक है। तो जब आप ट्रांसलेशंस कर रहे होगे आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना। अब आगे बात आती है डोमेन रिस्ट्रिक्शन की। अब फ़र्ज़ करो, मैं इसकी मैं एग्जांपल दी थी कि चलो ऑल पीपल इन दिस रूम आर आई डोंट नो, जो भी है, ठीक है, कोई भी क्वालिटी है। मैंने अगर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पर, कहाँ पे गया ब्रश, ऑल पीपल इन दिस रूम आर, चलो ये कह दिया, ठीक है। अब ये अगर मैंने अगर ये चीज़ ट्रांसलेट करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले, अच्छा हाँ, और ये एक रिस्ट्रिक्शन है हमारे के ऊपर, हमारे पास ना 2 गिवन प्रेडिकेट्स हैं, ठीक है, जिनकी डोमेन है ऑल पीपल, ठीक है, और एक है कि एक्स इज़ इन दिस रूम, और दूसरी है कि एक्स इज़ गे, ठीक है। तो अब अगर ये 2 हमारे पास प्रेडिकेट्स हैं, तो मैंने अगर रिस्ट्रिक्ट करनी हो डोमेन कि मैं खाली बात करूँ उन लोगों की जो इस कमरे के अंदर हैं, तो मुझे कहना पड़ता है कि फॉर ऑल पीपल इफ़ दे आर इन दिस रूम, मतलब इफ़ आर ऑफ एक्स इज़ ट्रू देन जी ऑफ एक्स मस्ट बी ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं। एक्स की डोमेन एक वाइडर डोमेन है, लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं हम एक छोटे सबसेट की बात कर रहे हैं, खाली वो लोग जो इस कमरे में हैं उनके लिए ये क्वालिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन जब आप देयर एग्जिस्ट के साथ अगर ये करो ना, अगर आप ये कहो चलो ठीक है मैं देयर एग्जिस्ट के साथ भी ये लगा लेता हूँ, मैं कहता हूँ देयर एग्जिस्ट आर ऑफ एक्स देन जी ऑफ एक्स, तो ये गलत हो जाएगा। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि फ़र्ज़ करो कि एक्स जो बंदा है वो इस कमरे में नहीं है, ठीक है, तो आर ऑफ एक्स अगर फॉल्स है, हमें पता है पी इम्प्लाइज क्यू के ट्रूथ टेबल की वजह से कि जब पी फॉल्स होता है ना, ठीक है, तो पी इम्प्लाइज क्यू हमेशा ट्रू होता है। तो अगर मुझे एक ऐसा बंदा मिल जाए तो इस कमरे में नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन पूरा जो है ये ट्रू होगा। तो ये हम कह रहे हैं, तो हम एक बाहर वाले बंदे के लिए भी कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि देयर एग्जिस्ट अ पर्सन इन दिस रूम हु इज गे, जबकि हमें अभी तक इस तरह की कोई एग्जांपल मिली ही नहीं इस देयर एग्जिस्ट की वजह से। तो इसीलिए जब हम देयर एग्जिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम ये करते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स जिसके पास ये दोनों क्वालिटीज़ हैं कि वो रूम के अंदर भी है और वो ये गे है, जो इस तरह से है कुछ, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा, कि इसके पीछे लॉजिक क्यों है, डिफरेंट क्यों है। तो यही है बात कि अगर आप यही चीज़ अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ इसके साथ फॉर ऑल एक्स के साथ कि आर ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो इसका मीनिंग भी डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अब इसका मतलब ये है कि ऑल पीपल इन द यूनिवर्स आर इन दिस रूम एंड देयर गे। तो अब ये बात वो नहीं है जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए जब हमने डोमेन रिस्ट्रिक्शन करनी होती है ना, तो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बीच में काफ़ी बार लोग गलती भी कर देते हैं, आदतन देयर एग्जिस्ट के साथ भी इम्प्लीकेशन लिख देते हैं, वो आपने नहीं करना। बस ये एक चीज़ गौर करने वाली थी डोमेन रिस्ट्रिक्शन के अंदर। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। मतलब अब इन्होंने एक सवाल दिया हुआ, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ वुमन हु हैज़ टेकन अ फ्लाइट ऑन एवरी एयरलाइन इन द वर्ल्ड।
इसको हमने क्वांटिफायर्स के साथ एक्सप्रेस करना है। तो अगर हमने ये करना हो तो पहले एक प्रेडिकेट बना लेते हैं W, जिसका मतलब है X इज़ अ वुमन, ठीक है। और एक और प्रेडिकेट बना लेते हैं एयरलाइन का, कि X इज़ ट्रेवल्ड इन एवरी एयरलाइन, ठीक है। तो अब एयरलाइन और W, तो अब मैंने कहना है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैं लगाऊंगा नॉट और फिर लगाऊंगा देयर एग्जिस्ट X। अब X कोई भी इंसान हो सकता है, तो मैं डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा W ऑफ X, ठीक है। मतलब वो अब जो एग्जिस्टेंस की जिसकी बात हो रही है उसके अंदर ये क्वालिटी भी कि वो वुमेन भी है, और दूसरी बात कि वो तमाम एयरलाइंस के ऊपर ट्रैवल भी कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये फॉल्स है, तो इसलिए मैंने बाहर नॉट लगा दिया, ठीक है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ वुमेन हु हैज़ ट्रैवल्ड, ठीक है। अगर यहीं पे मैं आदतन वही लगाने वाला था पहले भी, वैसे आपस की बात में भी लिखते लिखते मैं ये करने वाला था, तो ये बस आपने ध्यान रखना होता है कि ये नहीं करना, क्योंकि ये फॉर ऑल के लिए होती है डोमेन रिस्ट्रिक्शन, मैंने भी बताया क्यों, ठीक है। तो यही बस उसका आंसर है, वही मैं या अपनी असाइनमेंट में भी यही गलती की हुई थी। तो ये बस एक चीज़ देखने वाली है कि ये मिक्सअप नहीं करना। खैर आगे एक और सवाल है कि चलो वही उसी सवाल के ऊपर वापस आ गए कि एक्स और वाई ना सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इनकी डोमेन है, और आपको एक चीज़ दी अगर आपने इसको ट्रांसलेट करना है। तो अब यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 implies that, तो ये डोमेन रिस्ट्रिक्शन हुई हुई है कि तमाम वो नंबर्स जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, अगर ये दो पेयर लिए जाएं x और y के, और दोनों ये कंडीशंस पूरी करते हैं, तो फिर लाजमी है कि x y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहली बात, जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहे होते हैं हम नॉन नेगेटिव कह रहे होते हैं, पॉजिटिव नहीं कहेंगे क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है, 0 न्यूट्रल होता ना। तो यही है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है नॉन नेगेटिव, और y ग्रेटर इस तरह से। तो सबसे पहले हम कहेंगे फॉर ऑल पेयर्स ऑफ, और यहाँ पे नॉन नेगेटिव वो कंडीशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए आगे आगे वही बात, एक्स और वाई नहीं लिखना आपने, रियल नंबर्स उसकी जो डोमेन है वो लिखने हैं। फॉर ऑल पेयर्स ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। अब इसी को मैं थोड़ा और ह्यूमनाइज कर दूँ तो बन जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। तो अब इसके अंदर पता नहीं चल रहा कि कहीं फॉर ऑल ये दो सिंबल थे, ठीक है। तो यही बात है कि बस आपने ह्यूमनाइज करना है, पहले आपने अपने लिए अपनी आसानी के लिए इस तरह की जनरल फॉर्म में ले आना है, उसके बाद उसको थोड़ा सा इंसानों की फॉर्म में लाना है जिस तरह से हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। उसके बाद आपने लिखना खाली नीचे वाला ये कागज़ पर, ऊपर ये तो बस आपके ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपने लिखना नहीं है एरो बना के। खैर मोर एग्जाम्पल्स, हाँ, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप x और y के कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर्स ले लोगे ना, तो एक लाजमी z एग्जिस्ट करेगा जो ये क्वालिटी जिसके अंदर ये क्वालिटी होगी कि वो x और y के प्रोडक्ट के बराबर होएगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि फॉर एनी टू रियल नंबर्स देयर प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, जिसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब ये आपको हो गया यार ये क्या मैथ एबलियन ग्रुप्स वगैरह वाली बातें ले आए हो, ग्रुप थ्योरी की बातें कर रहे हो, लेकिन ये करना पड़ता है, ठीक है। हमें सर ने यही कहा कि इसी के ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, उसके आपको कम ग्रेडिंग में होगी। तो आपको थोड़ा सा ये मैथ वाली टर्मिनोलॉजी में इसको लाना पड़ेगा ताकि आप ये फॉर ऑल वाली दुनिया से बाहर आ जाओ और आप लाइक जनरल बातें करो। अब आप एक जनरल मैथमेटिकल लॉ डिस्क्राइब कर रहे हो। इसी तरह से देयर एग्जिस्ट एन एक्स फॉर विच ऑल वाई के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि एक्स वाई इक्वल्स वाई। तो यही कहा जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट आ रियल नंबर फॉर विच इट इज़ ट्रू दैट कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किसी और रियल नंबर के साथ तो आपको आंसर वही दूसरा वाला रियल नंबर मिलेगा। तो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सोचोगे उसकी बारे में बात हो रही है 1 के बारे में, यहाँ पे x 1 होएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है। तो एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि देयर इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और आखिरी वाली बात, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई x is non-negative and y is negative, then x minus y is positive, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि for any two real numbers, if one of them is non-negative and the other is negative, the difference between the non-negative and the negative number
इज़ पॉजिटिव। अब ये आप कहोगे यार इतना लंबा जुमला बन गया है ना, तो इसीलिए मैं वो एरोज़ वाला काम करता हूँ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते जाओ, ताकि आपके पास इस तरह की फॉर्म मिल जाए कि सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर फ्रॉम अ नॉन नेगेटिव नंबर गिव्स अस अ पॉजिटिव नंबर। इस तरह की एक ह्यूमनाइज्ड फॉर्म मिल जाए। तो आप पहले थोड़ा सा रफ कागज़ पे कर लो तो बेहतर है बेसिकली। अब उसके अलावा एक और एग्जांपल है, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट जी सच दैट एक्स इक्वल्स वाई प्लस जे। तो इसकी ट्रांसलेशन ये नहीं होएगी कि ओ द सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज ऑल्सो रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे ना जो आर्बिट्ररी चीज़ें हैं, मतलब जो लाइक तमाम रियल नंबर्स में से कोई भी आप उठा लोगे तो उसकी इक्वालिटी होएगी, एक्स और वाई जो है, ठीक है, वो एक्स और वाई है। जी जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर है। तुम लाइक हम ये कह रहे हैं कि आप कोई भी दो नंबर्स चूज़ कर लो एक्स और वाई, उनके लिए ये कंडीशन ट्रू होएगी कि एक नंबर जी एग्जिस्ट करता होगा जो ये क्वालिटी रखेगा। तो हम अब जी के बारे में बात करें तो इसलिए जी को आइसोलेट कर लेते हैं हम। तो हम ऑब्वियसली रीराइट कर सकते हैं इसको एक्स माइनस वाई इक्वल जी की फॉर्म में। तो अब हम ये कह सकते हैं कि फॉर एनी टू रियल नंबर्स देयर डिफरेंस इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। तो ये इस तरह से होगा। अब एक और बात जो नेस्टेड क्वांटिफायर्स में आ जाती है वो ये है कि फ़र्क पड़ता है ऑर्डर से। मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट्स एक्स सच दैट फॉर ऑल वाई ई ऑफ एक्स वाई इज़ ट्रू, ये बराबर नहीं है फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट्स एक्स सच दैट ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ट्रू। अब इसका क्या मतलब है, ये देयर एग्जिस्ट्स एक्स जो है ना, अब हम एक एक्स की बात कर रहे हैं, कोई एक ऐसा एक्स है जिसके लिए ये सारा कुछ ट्रू है। क्या ट्रू है, यहाँ पे x जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो सारे एक समझो कि एक फॉर लूप लगा हुआ, जो ये इनर लूप है ये आउटर लूप है। अब ये आउटर लूप की वैल्यू वही रखी हुई है, इनर लूप आगे जाई जा रहा है और हर y को चेक कर रहा है और बता रहा है कि यार एक्चुअली ये केस है कि ये सारे ट्रू हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये नहीं हो रहा, यहाँ पे ये हो रहा है कि एक बाहर लूप लगा हुआ है और वो बस चेक कर रहा है कि कोई ऐसा नंबर है जिसके लिए ई ऑफ एक्स वाई ट्रू है। तो x यहाँ पे ना डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट y के लिए, जबकि इस वाले के अंदर ना एक ही x के लिए सारे y के लिए ट्रू है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ये है कि अगर लिखा हुआ है समवन सेंट एवरीवन एन ईमेल, तो अब एक स्पेसिफिक बंदे की बात हो रही है। एक सेकंड, उल्टा लिखा हुआ मेरा ख्याल है, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट, हाँ तो ये इस तरह से करना था, मैंने उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। खैर, देयर एग्जिस्ट एक्स मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसने हर किसी को ईमेल भेजी है, और इसी तरह से एक है कि फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट्स एन एक्स, मतलब हर बंदे के लिए कोई ऐसा बंदा एग्जिस्ट करता है जिसने उसको ईमेल भेजी हो, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वही एक ही बंदा सबको ईमेल भेज रहा है दूसरे वाले एग्जाम्पल के अंदर। तो बस ये चीज़ देखने वाली थी इसके अंदर। अब एक और छोटा सा मजाक है, अगर डोमेन एम्प्टी हो तो क्या होता है, तो उसके अंदर यही है कि देयर एग्जिस्ट वाले सारे क्लेम फॉल्स होंगे क्योंकि कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता डोमेन के अंदर, और फॉर ऑल वाले क्लेम्स के लिए सारा कुछ ट्रू होएगा क्योंकि कोई ऐसी काउंटर एग्जाम्पल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जो उस रूल को वायलेट कर रही हो, ठीक है। अब आगे ट्रांसलेशंस की बात आ जाती है। हाँ, तो ट्रांसलेशंस की तो हमने काफ़ी बात कर ली। क्विज़ेज़ में क्या आया था, सॉरी, तो ये 8 सेक्शन का क्विज़ है, उसके अंदर उन्होंने कुछ हमें प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स दिए हैं पी क्यू और आर, और उन्होंने बस कहा है ट्रांसलेट करो। तो ये भी कुछ मुश्किल नहीं है, यही कहा है ग्रिजली बेयर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया एंड हाइकिंग ऑन द ट्रेल इज़ सेफ बट बेरीज आर राइप अलॉन्ग द ट्रेल, ठीक है। तो ये असल में 3 एंड लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये नॉट पी एंड क्यू एंड नॉट आर, ठीक है, पहले वाले का ही है। इसी तरह से फॉर हाइकिंग ऑन द ट्रेल टू बी सेफ इट इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट that berries not be ripe along the trail and for grizzly bears not to have been seen in the area। तो अब आपको पता है ये किस तरह से करने में, हर किसी के लिए डिटेल में नहीं जाने वाला, मैंने ये बात कर ली है कि किस तरह से सॉल्व करना नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट वाला। अच्छा, जी सेक्शन का भी इसी तरह का क्विज था, सेम स्ट्रक्चर था, ताहिर जाज की ही हैं ये 2 क्विज, उन्होंने क्लासरूम में भेजे हुए थे। तो हमें ये आया था कि 2 क्लेम्स दिए हुए थे, यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर, क्यों के स्पीडिंग टिकट मिल जाएगी। तो लिखा हुआ है ड्राइविंग ओवर 65 माइल्स पर आवर इज़ सफिशिएंट फॉर गेटिंग अ स्पीडिंग टिकट। तो उन्होंने आधा आपको खुद ही बता दिया कि सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है। सफिशिएंट कंडीशन ये है कि आप ओवर स्पीड कर रहे हो तो आपको टिकट मिल रही है, तो पी इम्प्लाइज क्यू है ये, ठीक है। इसी तरह से यू गेट अ स्पीडिंग टिकट बट यू डू नॉट ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर। तो जब भी बट आता है ये वैसे लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है एंड के, ठीक है। तो
यू गेट अ स्पीडिंग टिकट, तो ये क्लेम क्यू है, क्यू एंड आगे यू डू नॉट ड्राइव, तो मतलब नॉट और आगे वो पी वाला क्लेम, तो ये बन जाता है क्यू एंड नॉट पी, या फिर अगर आप नॉट पी एंड क्यू कह रहे हो तो भी सही, कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। खैर, वेन एवर यू गेट अ स्पीडिंग टिकट यू आर ड्राइविंग ओवर 65 माइल्स पर आवर, तो अब ये है कि स्पीडिंग टिकट के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि आप 65 माइल्स पर आवर की स्पीड पे चल रहे हो, तो अब ये हो गया क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन 2 था, 8 सेक्शन को ये आया था, इफ़ अ पर्सन इज़ फीमेल एंड इज़ अ पेरेंट देन दिस पर्सन इज़ समवन्स मदर। तो आपने कुछ प्रेडिकेट्स डिफाइन कर लेना है, ये डोमेन रिस्ट्रिक्शन वाली सवाल है, ये वो जैसे विमेन और एयरप्लेन वाला था नहीं, वही वाला सवाल है। इसी तरह से जी सेक्शन को थोड़ा डिफरेंट आया, तो वही आया था कि एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो आपने अगर इसको लिखना है इस फॉर्म में मैथ वाले, तो क्या करोगे, तो एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, तो फॉर ऑल एक्स, ठीक है, वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इट इज़ द केस दैट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा देयर एग्जिस्ट्स वाई सच दैट एक्स वाई इक्वल्स 1, ठीक है। यही होता है ना, हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यही होता है। तो आप इसको इसी तरह से यूं भी लिख सकते हो, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट्स अ वाई such that x is not equal to 0 means that xy is equal to 1, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं, तो इसमें नहीं कंफ्यूज होना, लाइक वही है, डोमेन सेक्शन की थोड़ी सी, और उसके बाद हमने बात किया कि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसकी ये क्वालिटी रखता है। खैर, क्वेश्चन नंबर 3 8 सेक्शन का ये था कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 स्क्वायर रूट्स। अच्छा, ये देखने वाला सवाल है, ये सबसे डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट बताई गई है। पहले ये होता था देयर एग्जिस्ट सम या फिर ऑल, अब इसके अंदर हमें पहली बार ऐसा करना पड़ा है, आपको बताया हुआ एग्जैक्टली 2 एग्जिस्ट करता है। तो ये करना है कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, तो सबसे पहली बात फॉर ऑल आ गया, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एंड जी सच दैट, अच्छा हाँ, उन्होंने कहा पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 0, और आगे ये डोमेन सेक्शन हो गई। इसको थोड़ा साइड पे कर लो, हाँ, फॉर ऑल x मतलब फॉर एनी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट 2 रियल नंबर्स दैट आर इट्स स्क्वायर रूट्स, है ना। पहले इतनी बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि इसके अलावा कोई और नहीं करता। मीन इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर इक्वल्स x एंड z स्क्वायर इक्वल्स x। तो अगर मैं खाली इतना छोड़ दूँ ना, भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमने पता क्या कहा, हमने कहा कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, नहीं सॉरी, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट y एंड z सच दैट दे आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ x। अब ये भी हो सकता है कि y और z एक ही चीज़ हों, क्योंकि पूरी डोमेन में वो कॉमन है ना, तो आपको ये भी बताना पड़ता है कि y इज़ नॉट इक्वल टू z, ठीक है। अब अभी भी इनकम्प्लीट है, हमने इतनी बात कर ली है कि 2 यूनिक स्क्वायर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि एग्जैक्टली 2 करते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो भी क्लेम ट्रू होगा। तो इसीलिए हमें ये भी लगाना पड़ता है कि एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट w सच दैट w इज़ नॉट, कर लेते हैं इस तरह से, y इज़ नॉट इक्वल टू w विच इज़ नॉट इक्वल टू z, एंड मतलब इनमें से कम एक उसके बराबर होएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आप इसको वैसे 2 में स्प्लिट करोगे आमतौर पर, y इज़ नॉट इक्वल टू w एंड w इज़ नॉट इक्वल टू z एंड w स्क्वायर इक्वल्स x। मतलब ऐसी कोई थर्ड यूनिक स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये कंप्लीट आंसर है उसका, ठीक है। तो ये बस एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, ये बस डिस्कस करने वाला था कि एग्जैक्टली की बारी क्या करना है। तो सबसे पहले हमें एक जिसके अंदर जो नई बातें हैं, ये तो डोमेन रिस्ट्रिक्शन है, इसको भूल जाओ, ठीक है। और ये मतलब स्क्वायर रूट की कंडीशन है, इसके अंदर भी कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन ये जो है
ये हमने यूनिकनेस बताई है कि ये दोनों यूनिक स्क्वायर रूट्स होंगे, वाई और जी बराबर नहीं हो सकते, हम एक ही स्क्वायर रूट की बात नहीं कर रहे। और उसके अलावा कम से कम दो तो हो गया, ये कम से कम दो तक का था। अभी आपने ये बताना है कि इसके अलावा भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो आगे हमने बता दिया देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अदर स्क्वायर रूट। और अगर करती है तो वो या तो y इक्वल्स डब्ल्यू होगी या w इक्वल्स जी होगी, ठीक है। सही, अच्छा जी। खैर आगे एक और बड़ा ये हमारा ज़्यादा आसान था, ये करने वाला नहीं है, जो करने वाला था मैं कर लिया। अच्छा, कंसिस्टेंसी अमंग क्लेम्स। अच्छा, अब कुछ सवाल इस तरह के आते हैं, ज़्यादा सा इन्फो डंप किया होता है, बंदा पढ़ के परेशान हो जाता है कि लिखा हुआ है जैसे आर दी सिस्टम स्पेसिफिकेशंस कंसिस्टेंट, और आगे लिखा हुआ है इफ़ द फाइल सिस्टम इज़ नॉट लॉक्ड। मैं पढ़ने नहीं वाला, सॉरी, मैं नहीं, आपका दिमाग खाने वाला। लेकिन बहुत ज़्यादा से ना स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और लाइक किसी रैंडम शिट के बारे में। तो इसको जब हम पढ़ते हैं ना, सबसे पहला काम ये है कि जैसे कि यहाँ पे बार बार बात हो रही है फाइल सिस्टम के लॉक होने की, मैसेजेस के क्यू होने की, और सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग की, और मैसेज बफर की। तो हम इन सबको ना प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स दे देते हैं, और फिर जो हर एक सेंटेंस में बात की हुई है ना, उसको लॉजिकल नोटेशन में लिख देते हैं। अब आपकी इस गंदी सी टेक्स्ट वॉल से जान छूट गई है, अब आपको खाली इन इक्वेशंस को देखना है। तो आपको कुछ लेफ्ट साइड पे खाली देखो भी, ये लिखा हुआ है नॉट एल इम्प्लाइज क्यू, ये एक स्टेटमेंट है। नॉट एल, अच्छा हाँ सॉरी, वैसे एक चीज़ मुझे बताने वाली है। इस सवाल के अंदर लिखा हुआ था इफ़ द फाइल सिस्टम इज़ नॉट लॉक्ड देन द सिस्टम इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली। तो मैं अगर फाइल सिस्टम इज़ नॉट लॉक्ड को मैं एल कह देता हूँ और सिस्टम इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली को एन कह देता हूँ, तो ये लिखा हुआ है इफ़ नॉट एल देन द सिस्टम इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली, मतलब एन, ठीक है। इफ़ नॉट एल देन एन। एंड कन्वर्सली, जब एंड कन्वर्सली बोला जाता है ना, तो बेसिकली कहा जा रहा होता है कि इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है। तो आपको पता है अगर कॉन्वर्स भी ट्रू हो और बेस इम्प्लीकेशन भी ट्रू हो तो वो बाई कंडीशनल होता है। मतलब अगर ये बात हो रही हो कि पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बाय डेफिनेशन पी एफ एंड ओनली एफ क्यू। तो इस तरह से यहाँ पे एफ एंड ओनली एफ आया है, ये बस बताना था। खैर, अब आपके पास इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गए और आपको पता है उनमें से एक स्टेटमेंट थी कि नॉट बफर, मतलब बफर ऑन नहीं है, ठीक है, ये बफर वाली स्टेटमेंट नहीं है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ना इसका काउंटर पॉजिटिव लिख के उसकी बेसिस पे मैं बता सकता हूँ चलो ठीक है, अगर बी फॉल्स है तो एल ट्रू है और क्यू ट्रू है, ठीक है। और अगर एल ट्रू है तो एन की वैल्यू वैसे कुछ भी नहीं हो सकती मेरा ख्याल है, नहीं, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। तो नॉट एल इफ़ एंड ओनली इफ़ एन का मतलब है कि बेसिकली एन इक्वल्स नॉट एल, ठीक है, तो एल का ऑपोजिट कर दिया। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इनकी वैल्यूज़ क्या होंगे। हमने इन्फर कर लिया है कि बी क्यू एल और एन, ये जो प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स हैं, इनकी क्या वैल्यूज़ होंगे। अब अगर हमारे पास इस तरह का आंसर आ गया तो इसका ये मतलब है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ रही होती है, लेकिन इम्पॉसिबल होता है कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम इनकन्सिस्टेंट है। तो ये सवाल इस तरह से करते हैं, बस ये देखने वाली बात है। अब जो अगला टॉपिक करने वाला है ना, उससे ये टॉपिक और आसान हो जाएगा इस तरह के सवाल, वो है इन्फ्रेंसेस, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम इन्फर ही कर रहे हैं एफ टी आई, ये जो वैल्यूज़ हैं इनके। तो इन रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस की पहले बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको आपकी फ़किंग हड्डियों में लिखा होना चाहिए, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपको ये नाम एग्जैक्टली लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले लाइक ये कुछ ज़्यादा रूल नहीं है, बस कितने 7 हैं, 8 हैं। तो सबसे पहले दो देख लो, एक जैसे ही हैं। तो अगर आपके पास P इम्प्लाइज Q आपको पता है ट्रू है, और आपको पता है P भी ट्रू है, तो बाय डेफिनेशन लाजमी है कि Q भी ट्रू होएगा। इस इन्फ्रेंस को कहा जाता है मोडिस पोनेंस, ठीक है। और इसी तरह से अगर नॉट Q है, हमें पता है P इम्प्लाइज Q ट्रू है ना। अगर P इम्प्लाइज Q है तो हमें पता है इसका काउंटर पॉजिटिव भी ट्रू होगा, यानी नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। और अगर हमें पता है नॉट Q ट्रू है, ये गिवन है, प्रेमिस है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ओ फिर P भी ट्रू नहीं है। तो ये मॉडस टॉलरेंस कहलाता है, ठीक है। इसकी तरह चलो ये बात हो गई, ये मॉडस पोनेंस और मॉडस टॉलरेंस का फ़र्क है, ठीक है।
अब मोडस पोनेंस और मोडस टॉलेंस के बाद आती है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म की बात। तो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म हमें ये बताता है कि पी इम्प्लाइज क्यू अगर ट्रू है और क्यू इम्प्लाइज आर अगर ट्रू है, तो हम इन्फर कर सकते हैं कि पी इम्प्लाइज आर। मतलब हम ये कहते हैं ना यहाँ पे, अगर पी ट्रू है तो लाजमी है क्यू भी ट्रू होएगा, और अगर क्यू ट्रू है, सॉरी यहाँ पे क्यू आना था, क्यू ट्रू है तो लाजमी है आर भी ट्रू होगा। तो इनडायरेक्टली हम यही कह रहे हैं ना कि अगर पी ट्रू है तो लाजमी कि आर भी ट्रू होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। इसको हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म कहता है। ठीक है, यही बस 3 मुश्किल नाम थे, ये बस आपने याद रखने, बकाया सारे ईजी हैं। आगे डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। अच्छा, सिलोजिज्म वैसे चलो सर ने नहीं बताया, मैं क्यों बताऊँ। खैर, पी और क्यू एंड नॉट पी, अगर हमें पता है ये दोनों ट्रू हैं, पी और क्यू भी ट्रू है और नॉट पी भी ट्रू है, तो हम इन्फर कर सकते हैं कि लाजमी है कि फिर ये वाली चीज़ ट्रू होगी, क्योंकि और तो यही कहता है ना कि इन दोनों में से कम कोई एक साइड पे जो चीज़ है वो ट्रू होगी। अगर ये फॉल्स है तो लाजमी है ये ट्रू होगी, अगर ये फॉल्स है तो लाजमी है ये ट्रू होगा। तो इसी तरह से अगर हमें पता है कि ये चीज़ फॉल्स है तो क्यू ट्रू होगा। तो ये जो है इसको कंजंक्टिव डिसजंक्टिव सिलोजिज्म कहता है। अच्छा, उसके अलावा कुछ और छोटे मोटे मजाक हैं, ये कोई ख़ास बात नहीं है। अगर पी ट्रू है तो पी और क्यू भी ट्रू होगा, ये बस लॉ ऑफ डोमिनेशन का इन्वर्स है, तो इसको हम कहते हैं एडिशन। ठीक है, उसके अलावा एक और लॉ है कि अगर पी एंड क्यू ट्रू है, अगर आपको पता है पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है तो पी ट्रू है ऑब्वियसली। इसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, और आखिरी बात आ जाए, आखिरी नहीं, कंजंक्शन है, उसके बाद एक और भी है। कंजंक्शन ये कहती है कि अगर आपके पास 2 ट्रू क्लेम्स हैं तो इनका एंड भी ट्रू होगा। वाओ, तो ये तो लिटरली मजाक है, ये नहीं कुछ भी सोचने वाली बात। और आगे रेजोल्यूशन, ये थोड़ा समझा देता हूँ। पी और क्यू, और हमें पता है कि नॉट पी और आर, अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स साइमल्टेनियसली ट्रू हैं तो इसका मतलब है कि क्यू और आर इनमें से कोई एक ट्रू है। अब ये कैसे हमें पता चला, चलो हम पुट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पी की 2 वैल्यूज़ ही हो सकती है ना, या 0 या 1। तो जब पी फॉल्स होएगा तो ये बन जाता है फॉल्स और क्यू, और हमें पता है ये ट्रू है, तो ये इम्प्लाई करता है कि क्यू ट्रू है। और हमें पता है कि अगर पी फॉल्स है तो नॉट पी ट्रू हो जाएगा, और आर कोई भी वैल्यू हो सकती है, डोंट केयर है। ठीक है, तो इस केस के अंदर ये आ रहा है हमारे पास कि एक चीज़ कम से कम ट्रू है, कि क्यू कम से कम ट्रू है ना। और इसी तरह से अगर मैं अस्यूम करूँ पी ट्रू है तो ट्रू और क्यू, तो क्यू डोंट केयर बन जाता, हमें नहीं पता क्यू के बारे में कुछ भी। और हमें पता है कि ट्रू का नॉट जो होता है वो फॉल्स होएगा, तो फॉल्स और आर ये इम्प्लाई करता है कि आर ट्रू है। तो इन दोनों केसेस के अंदर या क्यू ट्रू है या आर ट्रू है, कम से कम, और दोनों भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक ट्रू है। तो इसको कहते हैं रेजोल्यूशन। तो ये बस थोड़ा एक्चुअली यूज़फुल यही है, क्योंकि ये बकाया सारा तो लिटरली कॉमन सेंस है कि ओ अगर पी ट्रू है तो पी और क्यू भी ट्रू होगा, और अगर पी एंड क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू होगा। तो ये लाइक वो तो मजाक है ना। अच्छा, अब कोशिश मेरी ये है कि मैं सवाल इतने करूँ कि आपको याद हो जाएगा और पता चले कि कहाँ यूज़ होता है। तो इन्फ्रेंसेस का एक सवाल करते हैं शुरू में। सबसे पहले आपको कुछ क्लेम्स दिए हैं। इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज़ कोल्डर दैन यस्टरडे, वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ़ इट इज़ सनी, इफ़ वी डू नॉट गो स्विमिंग देन वी विल। तो आपको एक सेट ऑफ प्रेमिसेस दिए हुए हैं प्लूरल। अच्छा, और आपको ना प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स भी बता दिए हैं कि आप ये यूज़ कर लो यार। ठीक है, सनी के लिए आप ऐसे यूज़ कर लो, इसके लिए यूज़ कर लो। तो सबसे पहले हम करते हैं, यू लिखते हैं इसको, अभी नीचे वाली चीज़ें भूल जाओ। पहला क्लेम लेते हैं, उन्होंने कहा है इट इज़ नॉट सनी, तो ये हम नॉट एस लिख देते हैं। एंड इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे, तो ये बन जाता है नॉट एस एंड सी, और हम आगे लिख देते हैं कि ये एक प्रेमिस है। ठीक है, अब अगला क्लेम देखते हैं। उन्होंने कहा है वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ़ इट इज़ सनी। ठीक है,
ओनली इफ़ इट इज़ सनी का मतलब है कि सनी एक नेसेसरी कंडीशन है, कि सनी होना नेसेसरी कंडीशन है स्विमिंग के लिए। तो ये बन जाता है स्विमिंग एम्प्लाइज एस, मतलब डब्ल्यू एम्प्लाइज एस। ठीक है, तो ये प्रेमिस बन गया। अब आप अगर खाली इस हिस्से को देखो, ये क्या हुआ, वन के अंदर नॉट एस एंड, अच्छा बेसिकली ना मेरे पास ये दो क्लेम्स थे। मैंने ना कहा कि चलो यार वैसे दोनों के अंदर एस आ रहा है, हो सकता है कि मैं किसी तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन इन्फर कर सकूँ अगर मैं एस को आइसोलेट, मुझे एस के बारे में थोड़ा और पता चला, तो मैं इसको देख के मैं बता सकता हूँ कि ओके अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ऑब्वियसली नॉट एस भी ट्रू होगा, जो कि सिंप्लीफिकेशन कहलाता है रूल, हमने बात की है। अब ये जब दो हमारे पास क्लेम्स आ जाते हैं ना, तो हम मॉडिस्ट टॉलरेंस अप्लाई कर सकते हैं, वही जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला था ना, ये वो है। तो इससे हमें पता चलता है कि नॉट डब्ल्यू केस है। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ है, दो प्रेमिसेस थे हमारे पास, हमने एक को सिंप्लीफाई किया ताकि हम उसको यूज़ कर सकें दूसरे वाले के साथ। ठीक है, और हमने इन दोनों को एक साथ यूज़ करके मॉडिस्ट टॉलरेंस अप्लाई किया है यहाँ पे, और उससे हमें नॉट डब्ल्यू पता चला। ठीक है, अब अगला उन्होंने एक प्रेमिस हमें बताया हुआ है कि इफ़ वी डू नॉट गो स्विमिंग, मतलब नॉट डब्ल्यू इम्प्लाइज, कैनू को क्या कहा हुआ है, ट्रिप का हुआ है टी। ठीक है, नॉट नॉट डब्ल्यू इम्प्लाइज टी। ठीक है, तो हमें पता है नॉट डब्ल्यू ट्रू है, और हमें ये भी पता है कि नॉट डब्ल्यू इम्प्लाइज टी है। तो हम मॉडस्ट पोनेंस अप्लाई करते हैं और हमें पता चलता है कि ट्रिप वाला जो प्रोपोजिशनल वेरिएबल है वो ट्रू है। ठीक है, चलो ठीक है, टी भी ट्रू हो गया। अब हम अगला आखिरी प्रेमिस लिख लेते हैं। उन्होंने कहा है इफ़ वी टेक अ कैनू ट्रिप, मतलब टी इम्प्लाइज देन वी विल बी होम बाय सनसेट। तो टी इम्प्लाइज होम बाय सनसेट, तो टी इम्प्लाइज एच। तो ये प्रेमिस है, तो प्रेमिस इस तरह से लिख दिया। और हमें फिर से वही बात पता है कि टी भी ट्रू है और टी इम्प्लाइज एच भी ट्रू है, तो एच फिर से मोड रिस्पॉन्स लगा दिया। तो एंड पे हमारी कंक्लूजन जो वो कह रहे थे ना कि निकलेगी आपकी कि आप सनसेट तक घर पहुंच जाओगे, तो हाँ उसी कंक्लूजन पे हम पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरह से रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसिंग यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक मतलब बहुत ज़्यादा डेटा था कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ट्रू हैं, और हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमने इसकी जो नेचुरल कंक्लूजन है वो निकाल ली, और हमने नई इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जो हमें पहले देख के पता नहीं चल रही थी इन्हीं क्लेम्स को इस्तेमाल करके। ठीक है, एक और सवाल करते हैं यूसुफ, ये वही बेसिक सवाल है, बस उन्होंने कुछ क्लेम्स डिफरेंट कर दिए, कंक्लूजन डिफरेंट है। ठीक है, तो इफ़ इट डज़ नॉट रेन और इफ़ इट इज़ नॉट फॉगिंग, मतलब नॉट आर और नॉट एफ इम्प्लाइज द सेलिंग रेस विल बी हेल्ड एंड द लाइफ सेविंग डेमोन्स्ट्रेशन विल गो ऑन। तो ये बन जाता है नॉट आर और नॉट एफ इम्प्लाइज एस एंड एल। ठीक है, तो ये मैंने प्रेमिस लिख दी, सॉरी एस एंड टी। ठीक है, एक सेकेंड, एक्चुअली नहीं, मैंने गलत लिखा हुआ है, थिंक यहाँ पे एस एंड एल आ रहा है। ठीक है, तो ये साथ साथ ही सॉल्व करते हैं, एक्चुअली ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर, तो हाँ, एंड द लाइफ सेविंग डेमोन्स्ट्रेशंस विल गो ऑन, तो ये लाइफ सेविंग डेमोन्स्ट्रेशंस हो गए। ठीक है, ये दोनों, ये पहला प्रेमिस है। अगला प्रेमिस क्या है हमारा, अगला प्रेमिस हमारा ये है इफ़ द सेलिंग रेस इज़ हेल्ड इफ़ एस देन टी। ठीक है, तो ये भी एक प्रेमिस है। तो हम, अच्छा आखिरी एक और प्रेमिस लिखा हुआ है वो भी पढ़ ही लेते हैं, कहाँ गया भैया, हाँ ये द ट्रॉफी वॉज नॉट अवॉर्डेड। ठीक है, तो नॉट टी इज़ द केस। तो सबसे पहली बात मैं इधर अप्लाई कर सकता हूँ, चलो वो बाद में कर लेंगे ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन देख के पता चल रहा है कि मैं मॉडस्ट टॉलरेंस अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उन्होंने हमें एक हिंट दिया हुआ है, हिंट ये दिया हुआ है कि पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी इम्प्लाइज आर। ठीक है, तो ये एस, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, मतलब यही सारी चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड वही चीज़ है, मतलब P इम्प्लाइज Q एंड R, तो हमने उसको लिख दिया P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज R। ठीक है, तो ये P इम्प्लाइज Q हो गया और ये P इम्प्लाइज R हो गया। ठीक है, अब आगे हमने सिंप्लीफिकेशन अप्लाई कर ली। ठीक है, तो हमें पता चला ओके, एक सेकेंड, ठीक है,
अच्छा ठीक है। um, हाँ ठीक है, इसको मैंने गलत किया हुआ था ना, पहले मैंने लिखा सवाल गलत हुआ था, तो मैं शुरू से ही कर देता हूँ साथ साथ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। यहाँ पे दरमियान में मुझे नज़र आ रहा है कि मैं मॉडेस्ट टॉलरेंस अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब अगर नॉट टी है तो नॉट एस भी होगा। क्यों? क्योंकि मॉडेस्ट टॉलरेंस ये कहता है कि अगर ये इम्प्लिकेशन ट्रू है और वो जो आगे वाली चीज़ है वो फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि पहले वाली चीज़ भी फॉल्स है। ठीक है, तो ये मॉडेस्ट टॉलरेंस हमने अप्लाई कर दिया। अब आगे हम वो यूज़ करते हैं उनका जो रूल है, तो ये वो हमने यूज़ कर लिया ऑन आई। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं ये क्या है? ये सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। ओके, और अब इससे हम क्या कर सकते हैं? अब हमें पता है कि नॉट एस इज़ द केस, है ना? तो हम ये भी कह सकते हैं कि नॉट आर और नॉट एफ इज़ द केस। तो इसको हम कहेंगे मॉडेस्ट टॉलरेंस यूजिंग 6 and 4। ठीक है, तो ये देखो 6 ये कहता है हमें कि नॉट आर और नॉट एफ इम्प्लाइज एस, और हमें ये भी पता है कि नॉट एस इज द केस। तो ये पी इम्प्लाइज क्यू एंड नॉट क्यू वाली इन्फ्रेंस है। मॉडेस्ट टॉलरेंस हमने अप्लाई कर दिया। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये एंड हो जाएगा और यहाँ पे एक और बार नॉट आ जाएगा ये। ठीक है, और अब ये बन जाता, यहाँ पे हम लिख देते हैं साथ डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, एक सेकेंड। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि डबल नेगेशन हो रही है, तो मैं उसको सीधा नॉर्मल भी लिख देता हूँ। और आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपने लाजमी है कि इनको 2 अलहदा स्टेप्स में लिखना है। ये एक चीज़ है देखने वाले। तो डबल नेगेशन लॉ कहते हैं ऐसा, डबल नेगेशन लॉ। ठीक है, और आगे आपको पता चल गया आर एंड एफ। तो आर और वो क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन है रेंड। तो मैं बाय सिंप्लीफिकेशन ये आर एंड एफ से इन्फर कर सकता हूँ कि ऑब्वियसली आर ट्रू है, और ये हमारी डिज़ायर्ड कंक्लूजन आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हुआ ये कि हमें कुछ प्रेमिसेस दिए हुए थे, हमने थोड़ी सी वर्किंग की। कहाँ गया? हाँ, हमने थोड़ी सी वर्किंग की और एंड पे वही चीज़ निकल आई जो उन्होंने कही थी कि ये कंक्लूजन है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल होते हैं आपके सामने। मैंने सॉल्व किया, देख के मुझे जो जो लगता गया लॉ, मैंने वो लहदा चीज़ लिखता गया कि चलो ठीक है नॉट एस ट्रू होएगा अगर ये 2 चीज़ें ट्रू हैं। तो इस तरह से हम चलते गए। खैर, रेजोल्यूशन। अच्छा जी, यूज रेजोल्यूशन टू शो दैट द हाइपोथेसिस Jasmine is skiing or it is snowing and it is snowing or Bart is playing hockey। या बेसिकली इन्होंने बस प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स दे दिए हैं और आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं, और हमने लाइक एक ही इन्फ्रेंस का रूल रखता है यहाँ पे, वो रेजोल्यूशन का लगता है, और उससे हमें ये पता चलता है जे और बी। ठीक है, ये वही चीज़ है, लिटरली वही चीज़ है, बस नाम दिए मैं पी और क्यू, और ये बस मजाक था। ठीक है, समझाने के लिए था कि रेजोल्यूशन भी कभी कभी अप्लाई करनी होती है। ये रेजोल्यूशन अप्लाई करने के लिए एग्जाम्पल दी थी उन्होंने असल में, क्योंकि इन लंबे वाले सवालों में कहीं नहीं आया। लेकिन जब आपने कर रहे होंगे तो आपने इस तरह से करना पड़ना है, और आपको हर चीज़ को बिना वजह की सिंपल तरीन चीज़ को, जैसे कि ये डबल नॉट है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको हमेशा अलहदा करना पड़ता है हर स्टेप को। कॉम्प्यूटेशन भी अलहदा करनी पड़ेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा गंदा तरीका होता है, लेकिन ज़रूरी है फॉर्मल प्रूफ्स के लिए, इन्फ्रेंसेस के लिए, सॉरी। अच्छा, अब आखिरी एक आध बात रह जाती है वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के। एक सवाल सर ने हमें जो PDF भेजी थी उसके अंदर दिया था कि चलो ठीक है, इफ़ n इज़ अ रियल नंबर विद n ग्रेटर देन 3 एंड n स्क्वायर ग्रेटर देन 9, सपोज दैट n स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 9, देन n इज़ लेस देन इक्वल 3। तो पहले ये इसको हम एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज से कॉन्क्रीट लैंग्वेज से हम एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स की फॉर्म में ले आते हैं। तो n ग्रेटर देन 3 जो क्लेम है उसको हमने p कह दिया, n स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 9 जो है उसको हमने q कह दिया। तो अब ये कहा जा रहा है कि इफ़ p
then Q and not Q, ठीक है। ये कहा है ना, सपोज दैट एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे कहा जा रहा है एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन, तो ये उसका नॉट ही है ना, ठीक है। तो हमें ये बताया हुआ है कि चलो ये एक चीज़ ट्रू है, और आप सपोज कर लो कि क्यू फॉल्स है, ठीक है। तो आप एन के बारे में क्या कह सकते हो? तो एन के बारे में हम मॉडस्ट टॉलरेंस अप्लाई करके बता सकते हैं ना पी है, तो ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है, कोई मसला नहीं। अब एक और सवाल आता है, इसमें कहा हुआ है इफ़ एन इज़ अ रियल नंबर सच दैट एन इज़ ग्रेटर देन 1 देन एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये दो क्लेम्स हो गए, पी और क्यू हमारे, पी इम्प्लाइज क्यू लिखा हुआ है, और हमें सपोज करने के लिए कहा गया है कि क्यू ट्रू है, और उसका कहना ये है कि इससे पता चलता है हमें कि पी ट्रू है। लेकिन ऐसा कोई भी लॉ ऑफ इन्फ्रेंस नहीं है जो ये हमें बताता है। पी इम्प्लाइज क्यू है तो कुछ भी नहीं हमें पता चलता पी की, और क्यू ट्रू है तो हमें कुछ भी नहीं पता चलता पी की वैल्यू क्या होगी। पी फॉल्स भी हो सकता है और क्यू ट्रू होगा, ठीक है। ये बाय कंडीशनल नहीं है, ये नहीं है कि क्यू ट्रू ही नहीं हो सकता पी के बिना, बस ये कह रहे हैं कि अगर पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा। ये नहीं है कि क्यू सिर्फ तब ट्रू होगा जब पी ट्रू होगा। तो इस तरह की फॉल्टी रीजनिंग को, इस फैलेसी को कहा जाता है फैलेसी ऑफ अफर्मिंग द कंक्लूजन। अब फैलेसी क्या होती है? फैलेसी यही होती है फ्लॉड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जब आपकी फ्लॉड रीजनिंग होती है उसको फैलेसी कहते हैं। तो फैलेसी ऑफ अफर्मिंग द कंक्लूजन इसको इसलिए कहा जाता है, आपको कंक्लूजन दिया और आप उसको बिना वजह अफर्म करने के कह रहे हो, तो हाँ, तो वो जो चीज़ इंप्लाई करती है ना कि ये ट्रू होगा तो वो भी ट्रू होगी। ये जो आप चुस मारते हो ना, इसको कहते हैं फैलेसी ऑफ अफर्मिंग द कंक्लूजन। अब एक और फैलेसी है, बस ये दो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा है ये रट्टा कि कौन सी है, लेकिन क्या किया जा सकता है। खैर, फैलेसी ऑफ डिनाइंग द हाइपोथेसिस। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपको पी इम्प्लाइज क्यू दिया हुआ है और नॉट पी दिया हुआ है, ठीक है। और बिना वजह अगर आप किसी प्रूफ के बिना कह रहे हो नॉट क्यू है इन दोनों को देख के, तो ये फिर से फॉल्टी रीजनिंग है ना। क्यों? तो ये जो है इसको कहते हैं फैलेसी ऑफ डिनाइंग द हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे कंक्लूजन ट्रू थी तो अफर्मिंग द कंक्लूजन, यहाँ पे प्रेमिस फॉल्स था तो डिनाइंग द हाइपोथेसिस, ठीक है। एक ही बात है, ठीक है, नहीं है, डिफरेंट है। खैर, ये दो बस रट्टा लगाना है आपने, इसके लिए मेरे पास लिटरली कोई हल नहीं है, और प्रॉब्ली वैसे आएंगे भी नहीं है, ये नहीं आएंगे आई डोंट थिंक। लेकिन खैर, कवर था तो मैंने कहा बता दूँ। इसी तरह से एक और छोटा सा एक्टिविटी सी है कि वो आइडेंटिफाई करो इसमें मसला क्या है। थोड़ा सा टाइम दे लो, खुद ही देख लो। पोस्ट कर लिया, हो गया, चलो। अच्छा, मसला ये है कि इन्होंने बिना वजह सिम्प्लीफिकेशन लगाई हुई जहाँ पे और है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स और देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू ऑफ एक्स, और उन्होंने सिंप्लीफिकेशन अप्लाई की है 1 पे, जबकि सिंप्लीफिकेशन अगर हम वापस जाएं तो खाली एंड के लिए होती है। वो यही है ना कि अगर पी एंड क्यू ट्रू है तो पी ट्रू होगा, ये होती है सिंप्लीफिकेशन। ये कुछ नहीं होता कि पी और क्यू ट्रू हो तो अब लाजमी है पी ट्रू होगा, ठीक है। तो ये बस एक छोटी सी बात थी। अब हाँ, ये मैंने लिखा हुआ। अच्छा खैर, अच्छा एक बात रहेगी, ये इन्फ्रेंसेस वाले टॉपिक्स है, वो है इंस्टेंशिएशन और जनरलाइजेशन की। अब यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन एक होती है और एक होती है एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन। तो आप पहले इंस्टेंशिएशन के ऊपर ही खाली फोकस करो, राइट साइड को भूल जाओ, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन ये कहती है कि अगर आपके पास क्लेम है फॉर ऑल पी ऑफ एक्स, तो आप कोई भी आर्बिट्रेरी डोमेन से चीज़ ले लो ना, सी, तो वो ट्रू होगी ऑब्वियसली, राइट। अगर एक जनरल क्लेम ट्रू है तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ पे भी वो अप्लाई करेगा। तो इसी तरह एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन है कि अगर आपके पास देयर एग्जिस्ट पी ऑफ एक्स है तो आप कह सकते हो कि आप लेट कर लो कोई वेरिएबल सी, और आपको ये वो स्पेसिफिक सी है, वो एक्स की वैल्यू है जिसके लिए पी ऑफ एक्स ट्रू है। तो अब फ़र्क क्या है इन दोनों में? फ़र्क ये है कि सी ऊपर वाले में कोई भी आर्बिट्रेरी चीज़ हो सकती है, नीचे वाला जो सी है ना वो एक स्पेसिफिक सी है। वो कहा जाता है ना कि सम या एटलीस्ट वन वाला, ये वो वाला देयर एग्जिस्ट के अंदर ये वो वाला है। जबकि फॉर ऑल एक्स के अंदर आप लिटरली कोई भी चीज़, कोई भी डोमेन से चीज़ लिख सकते हो वहाँ पर, क्योंकि सारों पे अप्लाई होता है। अब आगे जनरलाइजेशन की बात है। अगर आपको पता है कि किसी भी आर्बिट्रेरी सी के लिए, अगर आपने सी को डिफाइन इस तरह से किया कोई भी आर्बिट्रेरी वेरिएबल वैल्यू एक्स के, तो आप उससे जनरलाइज कर सकते हो यूनिवर्सल में। और अगर आपने बताया हुआ कि सी एक स्पेसिफिक चीज़ है
और तो फिर आप उससे जनरलाइज कर सकते हो एग्जिस्टेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अब समझ कुछ नहीं आई होगी तो इसलिए अब सवाल करते हैं इसके लिए। शो दैट द प्रेमिसेस ए नहीं है, आ लिखा है, आ स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज़ नॉट रेड द बुक and everyone in this class passed the first exam imply the conclusion that someone who passed the first exam has not read the book, ठीक है। सबसे पहले दो प्रेडिकेट्स डिफाइन कर लेते हैं हम, बी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स। बी ऑफ एक्स ये है कि एक्स ने किताब पढ़ी है, पी ऑफ एक्स ये है कि एक्स ने एग्ज़ाम पास कर लिया। और यहाँ पे डोमेन मेरी एक्सेस की है कि सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं इस क्लास के, ठीक है। मैंने डिफाइन कर लिए दो प्रेडिकेट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब पहला प्रेमिस ये है कि देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट नॉट बी ऑफ एक्स, मतलब एक कम से कम ऐसा स्टूडेंट है क्लास का जिसने किताब नहीं पढ़ी। और अगला हमारा प्रेमिस ये है कि तमाम स्टूडेंट्स पास हो गए थे, ठीक है। तो अगर हम एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन करें वन में, ठीक है, तो हमें पता है कि कोई स्पेसिफिक सी है जिसके लिए नॉट बी ट्रू है, ठीक है। तो अगर मैं वही उसी सी को इस्तेमाल करके यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन करूँ, यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन यही है ना कि मैं लाइक कोई भी, मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स में डाल सकता हूँ चीज़, ओवर ट्रू होगी एज लॉन्ग एज वो एक्स की डोमेन में आती है। मतलब अगर फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स ट्रू है ना, तो पी ऑफ एनी स्टूडेंट इज़ ट्रू। तो मैंने कह दिया जो सी वाला स्टूडेंट है ना उसके लिए भी फिर ट्रू होगा। तो मैंने उस जनरल क्लेम से कहा है कि ये जो सी के लिए ना ये उसके लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि सी भी एक्स का एक हिस्सा ही है। क्योंकि सी एक्स की डोमेन में आता है तो फॉर ऑल एक्स जो है वो इसके ऊपर भी अप्लाई करता है, तो पी ऑफ सी भी ट्रू, ठीक है। तो अब ये सी दोनों ना एक वेरिएबल की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो अब मैं 3 और 4 की कंजंक्शन कर देता हूँ, ठीक है। अगर दोनों ट्रू हैं तो ऑब्वियसली उनका एंड भी ट्रू होगा। और एंड पे मैं वो सी वाली फॉर्म से इसको वापस जनरल फॉर्म में ले आता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब वही बात है ना, मैंने बस दूसरा वाला अप्लाई किया, जनरलाइजेशन अप्लाई किया कि मेरे पास अगर एक स्पेसिफिक सी है पी ऑफ सी, तो मैं उसको जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखता हूँ, देयर एग्जिस्ट एन एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज ट्रू। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, ये होना चाहिए, खैर ठीक है। तो ये बस देखने वाली चीज़ थी। आगे एक आध और मज़ा आके ये ट्राइंगल वाला देख लो। यही है कि ऑल द ट्राइंगल्स आर ब्लू। इसको मैंने अच्छा चलो देख लो। मेरे करने का दिल नहीं कर रहा। इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, ये इनमें से एक है, आपने करना कर लो ये वाला। क्योंकि एक किस्म के मैं काफ़ी टाइम लगा दी खाली इसी चीज़ के ऊपर। आगे चलते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रूफ्स है मेरे ख्याल में। ये इसका एक ही सवाल आएगा, वैसे उसका भी एक ही आना। खैर सबसे एक बेसिक प्रूफ लेता हूँ। इफ़ एन इज़ इवन एन स्क्वायर इज़ इवन। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करने को आती है तो आपको हो गया कि चलो ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। डेफिनेशन तो यही होती है ना कि एन इवनली डिविजिबल एज 2 से, है ना। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट्स अ रियल नंबर, नहीं, देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर, ठीक है। के एक इंटीजर है, इजी इंटीजर्स का सेट होता है ना। तो n इक्वल्स 2 के, मतलब कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो n आ जाए। बाय डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर्स ये ट्रू है, ठीक है। मतलब अगर मैं 6 लेता हूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ना, 2 × 3। किसी भी इवन नंबर को मैं, अगर मैं 14 लेता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 7, ठीक है। 100 लेता हूँ तो उसको मैं 2 × 50 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कोई इंटीजर है यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है बाय डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। तो हम बस यही करेंगे कि दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे। तो n स्क्वायर इक्वल्स 2k का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप जब ये करते हो आपके पास आ जाता है n स्क्वायर इक्वल्स 4k स्क्वायर। फिर जो आप आता है ना उसके अंदर 2 को कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर k एक इंटीजर है तो k स्क्वायर भी एक इंटीजर होएगा, ठीक है। और आपको पता है कि अगर k स्क्वायर एक इंटीजर है तो 2k स्क्वायर भी एक इंटीजर होएगा, ठीक है। तो इसको आप बेशक कह लो m है एक इंटीजर। तो एक्चुअली n स्क्वायर इक्वल्स 2 × m, और m एक इंटीजर। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर्स
मैंने इसको एक्सप्रेस कर लिया ना 2 इंटू एक इंटीजर की फॉर्म में, तो एन स्क्वायर भी एक इंटीजर है, सॉरी एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव्स करने हैं हमने। ये काफ़ी आसान था, इसलिए मैंने बड़ी जल्दी से किया। आगे वाले जिसमें मुश्किल होएगी आहिस्ता स्लो भी कर लेंगे। अब एक सवाल है, इफ़ एन स्क्वायर इज़ इवन एन इज़ इवन, ठीक है। हमें बताया हुआ है एन स्क्वायर इक्वल्स 2k। अब मैं इसको अगर प्रूव करने की कोशिश करूं कि n भी अब मैं किसी तरीके से लिख सकूं, तो मैं इसको चलो स्क्वायर रूट ले लिया तो बन जाता है स्क्वायर रूट 2k। अब मैं आगे क्या करूंगा, मुझे समझ ही नहीं आ रही कैसे करना है। तो ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं होएगा, इसको डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते आप, इसको आप इनडायरेक्ट प्रूफ के साथ यूज़ करते हैं। तो इनडायरेक्ट प्रूफ्स की भी टाइप्स होती हैं, हम उनमें से अभी पहले एक को ही देखेंगे, प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन को। उसके अंदर ना आप क्लेम को प्रूव करने की जगह आप क्लेम का कॉन्ट्रापॉजिटिव प्रूव कर देते हो, और हमें पता है कि किसी भी कंडीशनल का कॉन्ट्रापॉजिटिव उसके इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ इफ़ एन स्क्वायर इज़ इवन, अगर ये p है एन स्क्वायर इज़ इवन और q है n इज़ इवन, तो मैं इसकी जगह सॉरी n इज़ इवन, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, नॉट q इम्प्लाइज नॉट p, मतलब इफ़ n is not even then n square is not even, मतलब if n is odd then n square is odd। तो अब ये अगर मैंने प्रूव करना हो ना तो वो आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर्स की डेफिनेशन ये है, आपने बस दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना है, एक्सपैंड करना है, कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, इस साइड पे +1 एक साइड पे छोड़ दिया, तो देख के पता चल रहा है कि ये बीच में ब्रैकेट्स के अंदर एक इंटीजर है, तो 2 इंटू सम इंटीजर +1, तो ये एक ऑड नंबर है। तो इस तरह से पता चल गया कि n स्क्वायर एक ऑड नंबर है अगर n एक ऑड नंबर है। और हमने अगर इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव प्रूफ कर लिया तो हमने बाय एक्सटेंशन जो ओरिजिनल क्लेम था वो भी प्रूफ कर लिया। तो ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन होता है, कुछ भी अभी तक मुश्किल नहीं हुआ। उसके बाद आता है स्क्वायर रूट 2 इज़ इरेशनल, एक इरेशनल नंबर है। अब ये थोड़ा समझने वाला है। इसका भी डायरेक्ट प्रूफ हमारे पास नहीं हो सकता। आप कहोगे कैसे प्रूव करेंगे भाई स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है या इरेशनल है। तो अच्छा, हम जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर ये होता है कि हम क्लेम के ऑपोजिट को, क्लेम की निगेशन को ट्रू अस्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ वर्किंग करते हैं और हमें पता चलता है कि ओह कोई फंडामेंटल सी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, और हमने अभी तक कोई और असम्पशन नहीं की, खाली एक असम्पशन वही रखे थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो एक असम्पशन थी वो फॉल्स थे, मतलब एक्चुअली ओरिजिनल क्लेम ट्रू था, उसका ऑपोजिट ट्रू नहीं था, ठीक है। तो ये प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट 2 को रैशनल इसलिए हम अस्यूम करने वाले हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इसको हम p ओवर q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चूज़ इस तरह से करते हैं कि a और b जो है ना कोई इंटीजर्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर 1 है, और उनको अगर हम डिवाइड करें ना आपस में तो फिर आपके पास वो रियल नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट 2 जो है आपका रैशनल नंबर आ जाए, ठीक है। तो हमने p बाई q के लिए जो p और q की वैल्यूज़ है ना वो बस चूज़ की हैं, ठीक है, कि 2 रियल नंबर हमने कोई रखते हैं, और वो 2 रियल नंबर 2 इंटीजर्स रखती हैं a और p। ऐसे 2 इंटीजर्स, ऐसे नहीं कि लाइक ये हो कि 12 ओवर 4, बल्कि 3 ओवर 1, क्योंकि वही ना ये कट हो जाते हैं, इसमें से 4 कॉमन आ जाते हैं, यहाँ पे 3 आ जाता है, यहाँ पे 1 आ जाता है। तो इस तरह का हमने किया कि a 3 है और b 1। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर अगर आपको नहीं पता वो यही है कि कॉमन नहीं आ सकता मज़ीद। मतलब अगर मैं ये लिखता हूँ ना 15 ओवर 6, तो ये नहीं वैलिड, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर 3 है। अगर इसको मैं इस तरह से 3 कॉमन दोनों साइडों पे लेके यहाँ पे लिख दूँ यूँ, तो अब ये बराबर तो है उसी चीज़ के, और लेकिन इसका GCD भी 1 है। मतलब 5 और 2 का GCD 1 होता है ना, उनके बीच में कोई भी और चीज़ कॉमन नहीं है। तो हम a और b की वैल्यूज इस तरह चूज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ a एंड b ये कोई ऐसे रियल नंबर्स हैं, ऐसे इंटीजर्स हैं दोनों, जो अगर मैं डिवाइड करके लिखूँ ना तो फिर मुझे स्क्वायर रूट 2 का आंसर मिल जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है, और बाय डेफिनेशन उसकी इस तरह से कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही होगी।
और इनके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से लिख दिया, स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स ए ओवर बी। अब दोनों साइड में स्क्वायर लिया, हमारे पास आ गया 2 इक्वल्स ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, बन जाता है 2b स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। अब आप ये देख सकते हो कि बी स्क्वायर कोई इंटीजर था, तो हम कहेंगे कि ए स्क्वायर इसलिए क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर की फॉर्म में लिखा गया, तो ए स्क्वायर भी इवन है। और हमने अभी पीछे प्रूव किया था कि अगर ए स्क्वायर एन स्क्वायर इवन है तो एन भी इवन होएगा, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए भी इवन है, ठीक है। इसी तरह से वापस अगर हम इसी अपनी इक्वेशन पे आ जाएं तो 2b स्क्वायर को हम फिर 2k1 लिख सकते हैं, मतलब k कोई चलो देखो ना, हम कहते हैं a इवन है ना, अगर तो हम उसको 2k लिख लेते हैं, ठीक है, a इक्वल्स 2k लिखते हैं हमने, ठीक है। तो 2b स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर के अंदर हमने ये पुट कर दिया 2k होल स्क्वायर। सब्सक्रिप्ट 1 अभी भूल जाओ, इसलिए कि मैंने 2k बनाया हुआ है। तो ये बन जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स 2k स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और इससे हमें पता चलता है कि b भी किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई होके 2 से मल्टीप्लाई हो रखे b स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर जो k स्क्वायर जो है वो भी b है, ठीक है, b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर भी इवन है और b भी इवन है फिर, तो मतलब a भी इवन है, b भी इवन है, हमें अभी तक ये पता चला। लेकिन अगर दोनों नंबर्स इवन है तो ये कट हो जाएंगे ना इस तरह से, तो इनका जीसीडी कभी भी 1 नहीं हो सकता, कम से कम इनका जीसीडी 2 होएगा, या फिर कुछ और भी ज़्यादा भी हो सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जीसीडी इज़ नॉट इक्वल टू 1, लेकिन हमने बाय डेफिनेशन ऑफ ए एंड बी जीसीडी लिया ही 1 था। तो ये फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन हमें ये बताती है कि हमारी असम्पशन के स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है इनकरेक्ट थे, और स्क्वायर रूट 2 एक्चुअली एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसी तरह से स्क्वायर रूट 3 एक इररेशनल नंबर है, ये किस तरह से प्रूव करना है, अब ये वाला स्लाइडों की जगह मैं यहाँ पे पेंट पे करके दिखा देता हूँ। इफ़ अ प्राइम नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ एन स्क्वायर, सॉरी सबसे पहले स्क्वायर रूट 3 एक रैशनल नंबर है, हम अस्यूम कर लेते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है ना, तो पहले हम अस्यूम करेंगे कि रैशनल है एक्चुअली, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स ए ओवर बी, और मैं फिर से ए ओवर बी इस तरह से ए और बी की वैल्यूज चूज़ कर रहा हूँ सच दैट ए जी सी डी ऑफ ए बी इक्वल्स 1, ठीक है। ये हमने लिख दिया बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, और हमने चूज़ कर लिए ए और बी की कुछ वैल्यूज, ठीक है। अब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लिया तो बन गया यहाँ पे 3b स्क्वायर, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर, ठीक है। अब इन्होंने कहा हुआ है इफ़ अ प्राइम नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ n स्क्वायर देन इट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ n, तो मतलब अगर a का फैक्टर a स्क्वायर का फैक्टर है, मतलब कि कोई ब्ला 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 यहाँ पे कोई इंटीजर लिखा हुआ है, तो ये लाजमी है कि a का भी फैक्टर होएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर है ना। तो इसीलिए मैं a को यूँ लिख सकता हूँ 3 इंटू के, सही है, k कोई और इंटीजर है। तो अब मैं यहाँ पे जब डालता हूँ 3b स्क्वायर इक्वल्स 3k स्क्वायर, 3k होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये यहाँ पे 3b स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ पे 9k स्क्वायर हो जाएगा, 9 में से 3 काटा तो वो इस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ पे 3k स्क्वायर इक्वल्स b स्क्वायर। और वही बात b स्क्वायर को अगर हम 3 के एक मल्टीपल के साथ लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय जो भी है, तो b का भी एक फैक्टर है 3, ठीक है, इसको p कह लो k की जगह। तो इससे हमें पता चलता है कि k और p कोई रैंडम इंटीजर्स हैं, और हम a और b को ना 3 से मल्टीप्लाई करके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये बात है तो GCD 1 नहीं है, GCD तो 3 है, क्योंकि k और p तो अभी भी कोई इंटीजर्स हैं। तो इससे पता चलता है कि GCD इज़ नॉट इक्वल टू 1, लेकिन GCD तो 1 था बाय डेफिनेशन। तो हमारी ए की जो फ्लॉड असम्पशन थी वो वही हो सकती है कि स्क्वायर रूट 3 एक रैशनल नंबर था, तो स्क्वायर रूट 3 इस तरह से प्रूव होता है कि इररेशनल था। खैर ये रैशनल वगैरह हम सिर्फ निकल जाते हैं।
अब बात करते हैं प्रूव दैट इफ m plus n and n plus p are even integers where m n and p are some integers, then m plus p is even. ठीक है, तो m plus n को हम, चलिए खुद करना था यहाँ पर, 3 लाइनें हैं यार. m plus n को मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 2p, और नहीं सॉरी वो p टेकन है, 2k कर लेते हैं, और n प्लस p को हम कह देते हैं 2j. ठीक है, क्योंकि इवन इंटीजर्स हैं, हमें बताया हुआ है. तो अगर हमने बात करनी हो m प्लस p की, तो क्या करेंगे? तो मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर में से ये निकालूंगा, तो बन जाएगा m प्लस n माइनस n प्लस p. राइट, लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड भी कर लेंगे, तो 2k माइनस 2j. तो ये इस तरह से हमने n तो एलिमिनेट कर लिए, लेकिन साइन गलत आ रहा है p का. हम चाहते हैं m प्लस p हो, लेकिन ये बन रहा है m माइनस p. तो अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि दोनों साइडों पे प्लस 2p कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस p हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2k माइनस 2j प्लस 2p. अब आप राइट साइड पे 2 कॉमन ले सकते हो, और जो सारा कुछ ब्रैकेट के अंदर होएगा ना, k माइनस j प्लस p, ये तीनों इंटीजर्स हैं, और इनके समेशन सब्ट्रैक्शन करते रहो, आपको इंटीजर्स ही मिलेंगे. तो इससे पता चलता है कि m प्लस p एक इवन नंबर. अच्छा जी, तो ये जो सवाल है, प्रूव एवरी ऑड इंटीजर इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ये कहा जा रहा है कि अगर n है कोई ऑड नंबर, तो आप उसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, और x और y भी यहाँ पे कोई इंटीजर्स हैं. तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो यहाँ पे, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक है, तो फंडामेंटली कहा यह जा रहा है कि ये ट्रू है हमेशा. एवरी ऑड नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज द डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स. ठीक है, अब अगर ये ट्रू है कि ये एक ऑड नंबर है, लाजमी है कि ये दोनों भी ऑड नंबर्स हों. अब इसकी क्या वजह है? अगर मैं 1 इंटू 3 लिखता हूँ, ये दोनों ऑड नंबर्स थे, हमारे पास 3 आ गया. अगर मैं एक नंबर इवन डाल देता हूँ और एक नंबर ऑड डाल देता हूँ, तो अभी भी ये तो देखो ना इवन नंबर है. और अगर 2 इवन डाल देता हूँ तो ऑब्वियसली तब भी इवन है, और अगर पहला वाला हो तो वो भी. चारों ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि एक ही पॉसिबल केस है जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट का आंसर ऑड आएगा, और वो ये है कि खुद दोनों प्रोडक्ट जिन चीज़ों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो खुद ऑड है. तो x माइनस वाई को मैंने कह दिया 2k प्लस 1, और x प्लस वाई को मैंने 2k सब्सक्रिप्ट 2 प्लस 1 कह दिया. ठीक है, तो अब मैंने इनको इस तरह से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया. आगे जाके मैंने एक्सपैंड किया है इसको, ये जो प्रोडक्ट हो रही थे, और फिर मैंने 2 कॉमन ले लिया, और पता चला कि ये कोई रैंडम इंटीजर है दरम्यान ब्रैकेट्स के, और ये पता चल गया कि n भी ऑड है. तो बस ये इस तरह से करना था. ये बस एक चीज़ गौर करने वाली थी कि के 2 ऑड नंबर्स का ही प्रोडक्ट ऑड हो सकता है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. ठीक है, बस ये देखना था इसमें. खैर, डिस्क्रीट का मेरा नहीं ख्याल और कुछ है. पास्ट पेपर्स जहाँ तक की बात है, क्विज़ेस की बात है, वो सारा कुछ कवर हो गया इसी में. ये जो सारे प्रूफ्स वगैरह थे, जो बीच में मैं सवाल करता हूँ साथ साथ, ये सारे पास्ट पेपर्स में से ही हैं, और जो सर ने PDF भेजी वो भी पास्ट पेपर से ही ज़्यादातर लेती है. ये भी पास्ट पेपर से है, ये भी पास्ट पेपर से. तो डिस्क्रीट का तो ख़त्म हो गया. डेटा की जहाँ तक बात है, वही मैंने पहले भी बता दिया कि कोई नहीं पता अभी मुझे.